हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सर बहुत अच्छे होंगे सर। और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस फ्रॉम द सेकंड स्टेज ऑफ सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, या मैं बोल सकता हूं सर सीएस प्रोफेशन की आप सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हो सर। और बहुत दिल से, तहे दिल से सर सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलना चाहूंगा सर, जिन बच्चों ने अपना सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का इस बार पेपर क्लियर किया है सर, सबका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं विजय स्टडी हब फैमिली के अंदर। और स्पेसिफिकली पेपर नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ के पेपर के अंदर मेरा नाम सीएस अंकुश बंसल सर। बाय प्रोफेशन आई एम द प्रैक्टिसिंग लॉयर, बेसिकली इन 30 से जारी दिल्ली हाई कोर्ट, बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट और बेसिकली दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बेसिकली हम प्रैक्टिस करता हूं। एंड देन सर लास्ट 7 to 8 ईयर्स से, मोर देन 7 ईयर्स से सर मैं टीचिंग लाइन में हूं। एंड मोर देन 10 ईयर्स मैं बोल सकता हूं, जिसमें मेरे ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट है, जिसमें मेरे प्रोफेशनल वे भी काउंट है सर। मोर देन 7-8 प्लस ईयर्स या एक्सपेक्टेडली 10 ईयर्स तक सर मेरा लॉ फील्ड से मेरा रिलेशन है। या सर जो भी मैंने अपना लॉ फर्म्स, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम लूथरा एंड सो मैनी लॉ फर्म्स एंड ऑल दैट, जो आपको टेन्योर के साथ साथ मिल जाएगा। तो सर जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं सर, मैं आप लोगों को हमारा जो फर्स्ट पेपर है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ, मैं आप लोगों को टीच करने वाला हूं सर। मैं अपने लेक्चर के कुछ सेलिएंट फीचर्स आप लोगों को बताने के लिए यहां आया हूं, जस्ट बिकॉज ये आप लोगों को पता है सर, मैं अभी फॉर द टाइमिंग सर मैं अभी गूगल ड्राइव मोड में या पेन ड्राइव मोड में आप लोगों के लिए अवेलेबल हो पाऊंगा गाइस। बट इसका मतलब ये नहीं है हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा। हर 4 या 5 दिन के गैप के बाद हम लोग गूगल मीट पे अपने लाइव डाउट्स को डिस्कस करेंगे सर। जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट पे वटएवर, जो भी हम लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा, या जो भी मेरा लाइव वाला सॉफ्टवेयर होता है सर उसके अंदर। सर हम लोगों का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, बच्चों ने इतना मैसेज किया सर, जो ऑलरेडी मेरे बैच वाले बच्चे उन्होंने इतना रेफरेंस दिया सर। जो बच्चे मैं ईईटी में भी जो मैंने आप लोगों को कुछ पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का टोर्ट का पढ़ाया सर, आफ्टर ऑल आप लोगों ने इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया सर। मतलब ना समटाइम्स तो आप लोगों के मतलब मैसेजेस पढ़ के और कमेंट पढ़ के जो आप लोग ग्रुप में करते हो सर, मजा आ जाता है। एक्चुअली सर जो मैंने गेन किया है ना इस प्रोफेशन से, सीएस से, एलएलबी से, एलएलएम से, और जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जो भी मैंने गेन किया है, मैं पर्सनली चाहता हूं, मैं अपने दिल में ना कुछ नहीं रखना चाहता सर। यही सबसे बड़ी वजह है कि मेरी क्लासेस की ना ड्यूरेशन, जो लेंथ है ना, वो थोड़ी सी लंबी जाती है। देखो एज कंपेयर टू ऑल अदर फैकल्टीज जो एक रीजनेबल मतलब एक फैकल्टी है, सो सर इस लेवल पे पढ़ाते हैं सीएस में, अनडाउटेडली सबको नॉलेज है। बट सर जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, लाइक सर अभी मैं ना प्रैक्टिसिंग बेसिकली हियरिंग्स में जाना होता है, तो अब मैं ना एग्जैक्ट शेड्यूल आप लोगों का मैं अगर कर दूं और उस दिन बार बार आपका ऑफ रहे सर, मुझे नहीं पता किस दिन मेरे क्लाइंट की क्या हियरिंग होगी, तो मुझे नहीं पता सर वो दिन आपका कब ऑफ में चला जाए, और मैं नहीं चाहता हूं सर आपकी स्टडीज की कंसिस्टेंसी बिगड़े, ठीक है ना। तो सर मेरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी जाती है, उसकी ना 2 वजह हैं। जैसे आप इस लेक्चर को भी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 40 मिनट का देखोगे सर, जनरली हमारी सिटिंग इतनी नहीं होती, अभी हम बच्चे हैं, बट बच्चे बनानी पड़ेगी हमें ना। वो सीएस, वो 20-30,000 वाला सीएस नहीं बनना, हमें सर नॉलेज लेनी है। देखो पास तो आप सेल्फ पढ़ के भी हो जाओगे, मैं बोल रहा हूं आपको हो जाओगे। मेरे YouTube पे रिवीजन वीडियोस और फैकल्टीज के, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के रिवीजन वीडियोस सबके अवेलेबल होंगे सर, हर जगह मिल जाएंगे। बट सर जो आप इस प्रोफेशन में गेन करोगे ना, जो आप लोग एक्चुअली में सर बेरेक्ट से पढ़ोगे, जो इंटरप्रिटेशन करोगे, जो साइटेशन, डिसाइडेड केसेस को कैसे पढ़ना है सर, कैसे लिखना है सर, कैसे कोर्ट का डेकोरम होता है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट बनाएंगे सर क्लास में। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं सर, एंजॉय करेंगे सर, खो जाएंगे। आई एश्योर यू फॉल इन लव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 200 आवर्स। व्हाट द मीन ऑफ 200 आवर्स? बच्चा बोल रहा है सर 200 घंटे। यस आप सही सुन रहे हो, 200 आवर्स अप्रोक्सीमेटली सर, 200 घंटे तक मैं आप लोगों के साथ कम से कम रहने वाला हूं जेआईजीएल पेपर में सर। हम लोगों के सिलेबस के 17th चैप्टर हैं सर, मोर देन 120 क्लासेस सर। ऑल्दो आप लोगों को मेरे बैनर के अंदर 90 क्लासेस दिखी होंगी, बट सर रिवीजन को काउंट नहीं कर रहा हूं सर, 120 प्लस क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी सर, और जिसके अंदर हम लोग सर अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर की रिवीजन भी देंगे। बट इसके अंदर काउंट नहीं है, वो अलग से है। रिवीजन भी होगी,
टेस्ट भी होगा और सर लाइव डाउट सेशन भी होंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, मतलब मैं ना आपको लाइफ के हैक भी बताऊंगा। हैक का मतलब हैकिंग नहीं, हैक का मतलब एक तरह से वे, मिड वे। लाइक सर आप देखो, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी 200 अप्रोक्सीमेटली आवर्स होंगे, 120 प्लस क्लासेस होंगी। और जो सर मैंने अपना 7-8 इयर्स जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, वेदर इट कम्स टू टीचिंग, वेदर इट कम टू प्रैक्टिकल लाइफ एज अ सीएस, एज अ एलएलबी, वो हर एक चीज में आपको ना दिल खोल के देंगे सर, डिलीवर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर, जो मैंने अपने फैकल्टी से गेन किया था, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, अपने ट्रेनर से, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है, सब कुछ डिलीवर करना। और आपको सर 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, 3 लाख वाला सीएस बनाना है सर, 20, 30, 40,000 वाला सीएस नहीं बनाना है सर। 17 चैप्टर हैं, तो यह मत मानना जो आप लोगों के जनरली माइंड में मिथ होता है सर सीएस का मतलब तो बस कंपनी सेक्रेटरी है और कंपनी लॉ से रिलेटेड सेक्रेटेरियल वर्क है। सर 17 चैप्टर हमारे सिलेबस में है ना, एक से एक सब्जेक्ट है, और एक से मतलब जैसे एक चैप्टर है वो आपका एक्सप्लोर होकर एक सब्जेक्ट बनता है। और आई एश्योर यू, आई बेट यू सर, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट आया तो फीस रिफंड है सर। हर एक चैप्टर के अंदर ना, हर एक चैप्टर के अंदर आप वो डेकोरम देखोगे, वो ओरा देखोगे, वो लो की खूबसूरती देखोगे। क्यों लो आया, अच्छा ये तो आप पढ़ लोगे खुद से भी कि लो क्यों आया, मतलब लो क्या है सर, लो क्यों आया सर, लो कहां कहां कमियां हैं। वैसे तो मैं आपको बोल दूं, इंडिया में जो लेजिस्लेटर है ना इतना जबरदस्त है सर। लेजिस्लेटर का मतलब जो लो मेकर है, जो लो बनाता है सर, इतना जबरदस्त है। 40, 50, 100 साल पहले लो बना गया, और सर वो लो आज हम लोग कर रहे हैं और आज भी उसके अंदर सही है। ठीक है, अमेंडमेंट आती हैं, बट सर उस टाइम सोच के बना गया। वो तो सर हमारा जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम है ना, मैं जुडिशरी नहीं बोलूंगा, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो थोड़ा सा करप्ट हो जाता है समटाइम्स। जो ऑपोजिशन एंड ऑल उसमें मिलके जो हमारी गवर्नमेंट है सर, वो गवर्नमेंट बॉडी थोड़ी सी, मैं बोल सकता हूं थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी सी लूज है। अदरवाइज सर जो खूबसूरती लो की है, क्यों वो चीजें आई, अरे मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा सर। जैसे कि मैं पहला ही चैप्टर वो शुरू करूंगा जो तोते उड़ा देगा सर, अच्छे अच्छे फैकल्टी तो स्टार्ट भी नहीं करेंगे। इंडियन पीनल कोड 1860, 1860, हां। बट सर जो लाइफ के हैक है, जस्ट मैं 2 मिनट में चाहूंगा आपको बताना क्या हम सीखते हैं लेक्चर्स में। सर पहली बात, मेरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन इसलिए ज्यादा रहती है, एक तो मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा, दूसरी बात सर हर एक चीज देखो, मैं ना देखता हूं जैसे बच्चा परेशान रहता, भी एग्जाम आने वाले दिसंबर में, आई गारंटीड यू मेरे सिंगल क्लास का 100+ बच्चा होगा इस टाइम जो एनरोल्ड है सर। एक बच्चा भी आपको कहीं पे ना किसी और फैकल्टी से ये बोलता या कहीं पे भी यूट्यूब के नीचे बोलता नहीं मिलेगा सर नोट्स दे दो, रिवीजन नोट्स दे दो। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सर क्लास में 100% पूरा आईसीएसआई का जो मैट है वो हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं सर। मेरी खुद की बुक आती है, ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वीजी स्टडी अब ऐप को डाउनलोड कर लो। एक्सेस कोड सर जो इसका है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वरना मेरा नंबर मैं लेक्चर में बता दूंगा, वरना नोट कर लो 999 606 606 5006 999 5006 एक्सेस कोड मिल जाएगा। फ्री बुक है, कलर्ड ई बुक है सर, उसको देखो मैंने कैसे सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को, पूरा आईसीएसआई के मॉड्यूल को सर, टेस्ट सर, लाइव रिवीजन सर, डाउट सेशन, हर एक चीज को लाके सर आपका ये लेक्चर 200+ आर के किए हैं, 120+ क्लासेस हैं सर। नोट्स बनाते हैं सर क्लास में, हाथ से लिखते हैं, क्योंकि ये ना एक मेमोरी टेक्निक होती है सर। जो पढ़ा हुआ ना वो इतनी ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रहता, अगर हम अपने हाथ से बना दें और लास्ट मोमेंट पे सर आज टाइम ज्यादा लगा जाओ, आज फील्ड है सर, आज पसीना बहा जाओ, एग्जाम के टाइम पे आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आप ईईटी से इतना तो समझ चुके होंगे सर, ये गुगली है, एंटर करने के लिए आप लोगों को एक मैं बोलता हूं ना लालच दिखा के आपको एंटर किया गया है। अभी पिक्चर बहुत बाकी है, जो एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत कुछ बाकी है सर, बहुत कुछ बाकी है। जो मैं आपको एक बात बोल रहा था सर हैक के बारे में, जैसे कि सर एक अच्छा एडवोकेट आपको बनना है, अभी आप लोग बिगिनर हो, अभी हम लोग क्या करते हैं सर, 10 बजे का टाइम है मेरे क्लाइंट का हियरिंग का, मेरे साथ भी मेरे सीनियर ने सिखाया था, हमें ना हबड़ तबड़ करते हुए ओ हो भागे भागे 10 बजे या 9:58 पे वहां पहुंचेंगे। सर होता क्या है हमें नहीं पता, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो 10 बजे का टाइम नहीं था, 12 बजे का टाइम था, हमसे पहले 4-5 कुछ केसेस जा चुके हैं सर। अनडाउटेडली जिन केसेस में आर्ग्यूमेंट नहीं होती ना दोनों पक्षों की, आर्ग्यूमेंट मतलब दोनों पक्षों की दलीलें नहीं रखी जा रही हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है, तो केस 5, 7, 10 मिनट में खत्म हो जाता है।
अब है ना 4-5 केस वहां बैठ के आप एटलीस्ट आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। सर 12 बजे का टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाओ। वजह क्या है सर? हम क्या करेंगे, इतना टाइम खाली थोड़ी ना हमारे पास, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा। नहीं सर, जिसको एक्चुअली में वर्डिक्ट करना है, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन देना है सर, एक्चुअली में जिसको डिसीजन देना है, आप ये तो अच्छा हमें ना ये वर्ड जैसे मैंने आपको वर्डिक्ट बोला है, सर मैं बोल रहा हूं जजमेंट बोला है, इनको साथ करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि बाद में आपको टेक्निकल लैंग्वेज में दिक्कत ना आए। कहां से लो बना, कैसे लो को पढ़ना है, जर्नल लॉज का मतलब क्या होगा। तो सर आधा घंटा 1 घंटा पहले क्यों जाओ? बताओ नीचे कमेंट करो ना, बताओ यार, बताओ क्यों जाओ। सर पहले हम जज को एनालाइज कर लेंगे, सर वो किस टाइप का नेचर का है, वो किस टाइप की बातें सुनना चाह रहे। सॉरी यार, आई एम माय पार्डन, एक्चुअली मैंने जानबूझ के बोला है नेचर का है। वो हमारे छोटे भाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई नहीं है सर, ही इज द पर्सन हु होल्ड द डेजिग्नेटेड पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं रिस्पेक्टिव पोजीशन होल्ड करते हैं सर। उनको मैं बोल सकता हूं सर ऑनरेबल पोजीशन होल्ड करते हैं सर, रिस्पेक्टेड पोजीशन। तो हम उनके बारे में ना ऐसे नहीं बोल सकते। वो जहां बैठे हैं ना, अनडाउटेडली उनको पता है सच क्या है और झूठ क्या है, बट सर उस कुर्सी की ना एक मर्यादा है, हम उसको उल्लंघन नहीं करेंगे, ना ही जज करते हैं। क्या होता है सर, जज को देखो, मैं यहां बैठा हूं, मुझे पता है ना कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, बट फिर भी हम टेस्ट लेते हैं सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। यही चीज जज करते हैं सर। आपको वही बैठ के ऑब्जर्व करना है। आप अपनी ट्रेनिंग पीरियड में हो, आप जाओ कोर्ट में बैठो, समझो सर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट चलती हैं। जज को आपको ये देखना सर कैसे इंफ्लुएंस होगा जज। एक चीज बोली जाती है सर, क्या पहन के जाना है, कैसे आपको अपनी बात रखनी है, सर क्या ड्रेस कोड होगा, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी, क्या एक लो फील्ड में आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, डेवलप करेंगे सर। ये पेपर आपको ना एक वो लेवल पे पहुंचा देगा, उस लेवल पे पहुंचा देगा। अब आई एश्योर यू यार, यू फॉल इन लव विद JIGL पेपर, एंड नॉट ओनली पेपर, आप हर एक चैप्टर में एक प्रोफेशन को चूज करोगे। लाइक आर्बिट्रेशन, CS को आर्बिट्रेशन एज आर्बिट्रेटर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है सर। आप CS के पेपर के अंदर NCLT में कैसे हियरिंग करनी है, कैसे एफिडेविट लगेगा, क्या पहन के जाना है सर। ड्रेस कोड को माना जाता है, ड्रेस कोड इज अ मिरर ऑफ योर इमेज सर। आपका वे बात करने का, हेयर स्टाइल बात करने का, चलने का, खाने का, आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीजें हम अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत छोटी सी बात है सर, सब बोल देंगे आपको। क्यों सर मेरे लेक्चर की ड्यूरेशन जाती है एट द एंड, मैं आप लोगों को समराइज करूं सर, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में अपने हाथ से, आप देख सकते हो ये, अच्छा मैंने इनको डेमो नहीं बोलूंगा, क्योंकि डेमो में मैं आपको पहला एक लेक्चर तो मैं ऐसे बता दूंगा क्या है, कितने चैप्टर है, नहीं यार, वो मेरे लिए, मेरा पहले से यूट्यूब पे रखा है, किसी बच्चे को देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, वहां जाके देख लेना, वहां मैंने पूरा समझाया है। यहां मैं चाहता हूं मेरे बच्चों एक मिनट जो आप लोगों की होगी ना, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। और एक्चुअली में डेमो का मतलब आप लोग कंटेंट देखो, ना कि सिलेबस देखो। कंटेंट डिलीवरेंस, क्या नोट्स बनाए हैं सर, क्या वो नोट्स लास्ट मोमेंट पे हमारे लिए कामयाब रहेंगे सर। पूरी बुक को, पूरे मॉड्यूल को, पूरे पास्ट एक्सर क्वेश्चंस को, जितने केस लॉज हैं सबको क्या हमने क्लास में लिख के नोट्स बनाए हैं सर। इन चीजों में टाइम लगता है, वक्त लगता है सर। यही चीज बस मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। 200+ आवर्स के लेक्चर हैं सर, रिवीजन भी है, टेस्ट सीरीज भी है, लाइव डाउट हुआ करेंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी सर लाइव आएंगे, चाहे आप 10 बच्चे होंगे सर, लाइव आके डिस्कस करेंगे। टेंशन ना लो आप लोग, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा सर, ड्यू टू माय हेक्टिक शेड्यूल। बस ये प्रॉब्लम आती है कि मैं ना ऑन टाइम अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूं, आप लोगों के लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूं, लाइव बैच, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली वी विल कम एंड एंजॉय द लाइफ। और ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं सर, यू फील रॉक, मतलब आपको ऐसा लगेगा सर हम एक दिन JIGL पेपर में ना एक अलग से एक ऑरा बनाएंगे। और क्यों सर JIGL पेपर जरूरी है, ये बात भी करना जरूरी है भाई सर। JIGL पेपर के ऊपर बेस है मेरा फाइनल का ड्राफ्टिंग का पेपर सर। CS प्रोफेशनल लेवल में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 to 3 पेपर JIGL पे बेस हैं सर। फर्स्ट ग्रुप का मॉड्यूल नंबर 3 मॉड्यूल होते हैं, जैसे यहां 2 मॉड्यूल हैं, 8 पेपर हैं, फाइनल में 9 पेपर हैं, 3 मॉड्यूल में डिवाइडेड है सर। फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा थर्ड पेपर है, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग, मैं बोल सकता हूं सर 40% डिपेंडेंट है JIGL पे सर। फिर आपका हमारा 6th पेपर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, मैं ही टीच करता हूं, टेंशन ना लो सर, वो आपका पूरा डिपेंड करता है इस पे JIGL पे सर। CRPC
आरपीसी आरसीडी के अंदर 20+ मार्क्स की वेटेज रखता है सर। एक आएगा लास्ट पेपर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, काफी हद तक सर जीआईजीएल पे डिपेंड करता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा फाइनल, मैं तो बोलूंगा आपकी पूरी जिंदगी। सर जीआईजीएल पेपर के अंदर ही तो आपको बताया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस, लॉ का सोर्स क्या है, कहां से आया। इंटरप्रिटेशन, सर इंटरप्रिटेशन की खूबसूरती क्या है, किन्हीं शब्दों को, कोमा को, और को, एंड को जोड़ के तोड़ के पढ़ना। सर जनरल लॉ, जनरल लॉ का मतलब सबके लिए एक समान, कोई छोटा मतलब कोई क्रीड, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, उनके बेसिस पे डिफरेंस नहीं आएगा। तो सर हमने जो प्रैक्टिकली सीखा है वो हम इस लेक्चर के अंदर जरूर करेंगे। हां मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मेरे लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट चली जाती है यूजुअली, क्योंकि सर मैंने एक टॉपिक की पूरी कनेक्टिविटी पहले समझाता हूं, फिर सर उसको मैं लिखवाता हूं, फिर सर मैं मॉड्यूल से मैच करवाता हूं, फिर सर मैं अपने नोट से करवाता हूं सर, फिर और क्या चाहिए, फिर मैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवाता हूं। इसलिए सर मेरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज्यादा जाती है। अब आप इसको मेरा पॉजिटिव पॉइंट मानो या मेरा नेगेटिव पॉइंट मानो, बट आज आप मेहनत कर जाओगे ना तो सर लास्ट में सर आपके फेस पे यही स्माइल होगी जो आपके टीचर के सामने है। ठीक है जी, चलो जी, तो हम लोग मिलते हैं फिर सर अपनी गूगल ड्राइव क्लासेस में, लाइव सेशन में, और बहुत जल्दी कोशिश रहेगी मेरे 3 लेक्चर इंडियन पिनल कोड के, भारत दंड संहिता, मतलब हिंदी में भी अगर मैं बोल दूं आपको ट्रांसलेशन, तो 3 लेक्चर आप एंजॉय करोगे सर पूरा। बट इनको डेमो मत मानना, मेरी रेगुलर क्लासेस ही मानना, वही मेरा वे है। ये नहीं बस आपको दिखाने के लिए, कहीं देख लेना सर, पत्थर उछालोगे ना तो कॉन्सेप्ट ही दिल से निकलेंगे सर। एक दिन ना जब बैच का एंड होगा तो बच्चा ये बोलेगा सर हर एक मेरे खून में ना, अगर मेरी यहां से खून निकालोगे तो सिर्फ जीआईजीएल निकलेगा। पक्का सर, पक्का बोल रहा हूं सर। और इस लॉ पे पकड़ बना जाओ, इस सब्जेक्ट पे पकड़ बना जाओ, आपके हर एक लॉ के अंदर हेल्पफुल हो गए। चाहे आप सर ईबीसीएल में हेल्प होगा, कंपनी लॉ में हेल्प होगा सर, बेस होता है, यहीं से सारे लॉ बने हैं। बस इतना ही मैं बोल रहा हूं, इतना समझा रहा हूं। चलो जी मूव करते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ। आज हम एक फ्रेश चैप्टर से, और मैं बोल सकता हूं बहुत अच्छे चैप्टर से हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि सर हमने सिविल प्रोसीजर कोड अब तक कंप्लीट कर लिया है। इक्का दुक्का जो सेक्शन है वो हमारा भी लेफ्ट है, वो मैंने पर्पसफुली अभी आप लोगों का स्किप किया, स्किप नहीं बोलूंगा, होल्ड किया है पर्पसफुली। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीआरपीसी इंडियन पिनल कोड हम लोग उसको टच करेंगे। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं इंडियन पिनल कोड का। अब सर आज हमारा जो एक्ट है, जो हमारा चैप्टर है, वो इंडियन पिनल कोड है। ऑल्दो बोलने में तो यहां मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बस ये चैप्टर है, बट अगर आप एक हायर लेवल पे लॉज में जाते हो, लाइक एलएलबीज में, एलएलएम में, या फिर कोई और प्रोफेशनल वेज में जाते हैं, तो वहां आपको एक अलग से एक ये सब्जेक्ट मिलेगा, लाइक 100 मार्क्स पेपर, जिसमें आपको कुछ अराउंड 1000 पेजेस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ इसके साइटेशंस अलग होंगे, जजमेंट्स अलग होंगे। और आपको सबको पता है हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है सर, वहां क्राइम एक वर्ड आपने जो सुना ही होगा, या क्रिमिनल आपने सुना ही होगा, तो सर जैसे फांसी की सजा मिलना, आजीवन कारावास, या कोई भी इम्प्रिजनमेंट मिलना इन केस ऑफ इन क्रिमिनल केसेस, सो वो डिफाइन किया गया है। सर पनिशमेंट क्या है, मेनली तो ऑफेंस क्या है, जो आपने गलत काम किया, जो रोंग किया है, जो क्रिमिनल और सिविल दो तरीके के, सिविल किया तो सीपीसी में आएगा। सर जो आपने क्रिमिनल रोंग किया है वो कहां आएगा, तो उसका आंसर है सर इंडियन पिनल कोड में आएगा। अब इंडियन पिनल कोड में पहले तो आपको डिफाइन किया जाएगा सर ऑफेंस क्या है, दूसरा आपको बताएंगे उस ऑफेंस के लिए आपकी पनिशमेंट क्या है। अब एक बच्चा बोलता है सर इंडियन पिनल कोड में और सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या डिफरेंस है। देखो पहले तो हमें ना एक चीज समझने की जरूरत है, ऑल्दो मैंने सीपीसी के टाइम पे भी समझाया था, स्पेशल कोर्ट वाले चैप्टर में भी समझाया है, और मैं यहां भी आप लोगों को समझा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं अपने नोट्स की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को, और आईसीएसई के मॉड्यूल भी मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा मेरे लेक्चर में साथ लेके बैठता होगा। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात हमने एक काम किया, रोंग, एक वर्ड हमारे सामने आया सर रोंग, वो हमने पढ़ा था सर लॉ ऑफ टॉर्ट में भी, वो हमने पढ़ा था सिविल प्रोसीजर कोड में भी, वो हम पढ़ रहे हैं आज भी। तो एक रोंग किया हमने सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोंग। गलत काम करना 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज सिविल रोंग। सर सिविल रोंग को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ऐसा रोंग जिसके बारे में हमने पनिशमेंट या जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमने एडवांस में क्वांटिफाइबली डिफाइन कर रखा है। सर जिस केस में अगर आपने ब्रीच किया, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट, अगर आपने ब्रीच किया तो वो कहां कितना लायबल होगा और उस केस में रेमेडी क्या होगी, वो स्पेसिफिक रेमेडी हमने पहले से क्वांटिफाइबल करके, कहने का मतलब उसको रिड्यूस टू राइटिंग कर रखा है, जिसके बारे में हमने पहले बता रखा है।
तो वो अलग होगा। और सर जिसके बारे में अभी कोई भी हमने जिक्र नहीं किया, लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी का कांच टूट जाता है, किसी का डॉग किसी को काट जाता है, वट तो इस टाइप का जिसके बारे में पहले से एडवांस में हम एक दूसरे को जनरली नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो एक दूसरे के हम रिलेशनशिप में नहीं थे पहले, इस टाइप ऑफ एग्रीमेंट रिलेशनशिप, कमर्शियल रिलेशनशिप, वट एवर द वे, तो वो एक अलग टाइप का रोंग है। बट चलो सर, रोंग को हमने दो कैटेगराइज में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज सिविल, सेकंड वन इज क्रिमिनल। सर एक सिविल को मैं और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, ऑल्दो मैंने कर चुका हूं टोर्ट में भी और सीपीसी में भी। सीपीसी का मतलब, सिविल का मतलब सर आप उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट रोंग है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट रोंग है, वो स्पेसिफाइड ग्रुप है जिनके अगेंस्ट आपने गलत किया है ना, वो लिमिटेड है, डिफाइंड है। लाइक मैंने आपको फोन सेल किया, मैं नोकिया, मैं सैमसंग, मैंने आप लोगों को फोन सेल किया, अब उस फोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ एरर था, वो हीट हो जाता था, तो वो क्या था, एक लिमिटेड कम्युनिटी थी ना, एक लिमिटेड कम्युनिटी जिसने परचेज किया। अब हमारे पास तो रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने कितने सेलर्स को दिया, सेलर्स ने आगे कितने रिटेलर्स को सेल किया, रिटेलर्स के पास भी जिन जिन का इनवॉइस रेज किया, पता है ना, 10,000 5,000 हमें पता है। तो किन किन लोगों को एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रोंग किया है हमने, तो पता लगेगा सर उससे कोई क्राइम तो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, हमें पता है किस ग्रुप को या किस पर्सन के अगेंस्ट हमने गलत किया है। अब क्या उससे सोसाइटी में एक डर पैदा होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। हाँ वो अलग बात है, हमने सिविल वे में वो काम किया था, बट उससे क्रिमिनल एक्ट हो जाए, भाई उससे किसी ने फ्रॉड कर दिया, फिरौती मांग ली, वो बात एक अलग है। बट फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला सर, रोंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिविल रोंग, क्रिमिनल रोंग। सर सिविल का मतलब अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन या अगेंस्ट पर्टिकुलर ग्रुप, और उसको भी दो पार्ट में किया। सर अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, पहले से हम पार्टीज जानती थी, तो वो सर कहां आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड में। अगर पार्टीज नहीं जानती थी और तो आंसर इज स्पेशल कोड, जनरल लॉज के अंदर उसको लेके जाएंगे सर, और जनरल लॉज के अंदर कोर्ट के पास हम उसको जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में ले गए। और अगर सर हमारे बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, तो जिस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, लाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चले जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चले जाएंगे सर, उस पर्टिकुलर लॉज को लेके कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में चले जाएंगे, तो जिस पर्टिकुलर लॉ में हमने वो डिफॉल्ट किया तो वहां चले जाएंगे। बट सर अगर जनरल है जिसके बारे में नहीं है, तो हमने बात की थी जनरल लॉज में जाएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है सबको? सर अब बात ये आ रही है हमारे सामने कि अब क्रिमिनल रोंग होगा क्या। एक बच्चा मुझे बोलता है सर क्रिमिनल रोंग का मतलब है हमने किसी का मर्डर कर दिया। बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास, मर्डर कर दिया। सिर्फ मर्डर तक नहीं, कोई भी ऐसा एक्ट, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, डकैती कर दी, थेफ्ट कर ली, आग लगा दी किसी घर में, वट एवर, ठीक है, किसी को मार दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, सारे केसेस हमारे क्रिमिनल में आ जाएंगे। सिर्फ क्रिमिनल के लिए ना हमने क्या वर्ड यूज किया गया है, रोंग, और वो कैसा, क्रिमिनल रोंग। सर क्रिमिनल का मतलब वो होता है जो सोसाइटी एट लार्ज के अंदर डर पैदा कर दे, मतलब बोलते हैं ना कि एक डर, एक फियर पैदा कर दे कि यस सर, अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं सर चोरी तो मैंने आपके घर पे की ना, तो सोसाइटी में डर क्या पैदा हुआ, भाई मैं आपके घर में चोरी कर रहा हूं तो सोसाइटी में डर क्या पैदा हुआ, इससे सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम है। सर डर तो ये हो जाएगा ना, देखो आप जनरली आप अपने घर में देखते हो, यूजुअली आप क्या देखते हो, मोहल्ले में जिसमें भी नेबरहुड में आप रहते हो, किसी घर पे चोरी होगी या किसी घर पे गेट जबरदस्ती खुलवा के कोई गन पॉइंट पे अगर आपसे कोई चोरी करके ले जाएगा, किसी बैंक में ऐसा होगा, तो आप भी चौकन्ने हो जाते हो। आप, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बच्चे बिना किसी परमिशन के, बिना पता लगाए, बिना किसी कोई बैल बजाए और आपको पता ना हो तो गेट मत खोलना, बोलते हैं। ऐसा क्यों भाई, चोरी तो वहां हुई है, आपको आपके घर पे थोड़ी ना हुई है, पर क्या मैं बोल दूं उसका डर तो पूरी सोसाइटी में पैदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, याद रखना है डर पैदा होने का, बच्चों का एग्जाम्पल मेरे सामने यही क्वेश्चन रहता है, सर इसका मतलब डर थोड़ी ना हुआ, चोरी तो एक के घर में हुई है। अब आप समझ गए डर तो पैदा हो गया सबके बीच में, तो ये मान लिया जाएगा सर आपने जो उनका पीस ऑफ माइंड था, जो फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपने राइट टू लिबर्टी जी सकते हो, उसको कहीं ना कहीं हद तक अफेक्ट किया है। तो सर ये क्रिमिनल बन जाएगा सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट, ठीक है। क्रिमिनल क्यों बनेगा, क्योंकि सर ये ऑफेंस है। सर ऑफेंस कैसे पता लगा, क्योंकि सर ये इंडियन पीनल कोड के अंदर डिफाइन है। समझ में आ रही है बात? अभी मैं बताऊंगा, पर्पसफुली भी बात करेंगे, अभी मैं आपको जस्ट एक लेमन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, सर रेप आपको सबको पता होगा, बहुत सारे, निर्भया हुआ, सबसे पहले दामिनी केस हुआ था बहुत साल पहले, जो रोड वगैरह वाला सीन, प्रियंका रेड्डी वाला हुआ था वहां साउथ साइड में। अब होता क्या है सर, अल्टीमेटली रेप तो किसी गर्ल का हुआ है, समझते हो ना सारे। तो सर उस गर्ल के साथ ही तो गलत हुआ है, सोसाइटी एट लार्ज के सब लड़कियों के साथ थोड़ा गलत हुआ है। एक बच्चा हंस रहा है, नालायक,
लो है इसमें, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। तो अब क्या होगा, शर्म करो, सबकी सिस्टर है, सबके घर में फीमेल्स है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो इन चीजों को। बट सर डर तो सबके घर में पैदा होगा। रात को 6 बजे के बाद गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने देंगे, गर्ल्स को काम पे नहीं जाने देंगे। समझ में आ रही है बात कि सर कभी हमारे साथ भी। और देखो उसका फियर, उसका टेरर इतना हद तक बढ़ जाता है, लाइक उन दिनों जब ये दामनी वाला केस हुआ, या फिर मैं बोल दूं जब ये प्रियंका रेड्डी वाला, जैसे आप सबको शायद थोड़ा सा पता हो कि लाइक उस साइड जब वो पेट्रोल उसका पंचर वगैरह हो गया था, शायद वो भरवाने के लिए जा रही थी, तो देयर वाज अ 4 गाय, 4 आदमी, 4 लोग पुरुष थे, और उन्होंने जबरदस्ती उसको कहीं पे ले जाके पिंचर का कुछ बहाना करके उसके साथ गए और उसको रेप किया। पहले तो वन बाय वन सबने किया ब्रूटली, वह बहुत हार्शली किया, एंड देन उसको ब्रूटली अलाइव जला दिया सर, उसको जिंदा जला दिया बाद में। तो ऑल्दो बाद में हमारे उन सबको किल कर दिया गया था, सबको भगा भगा के मार दिया गया था, ये दिखा के कि सब भाग रहे थे, मारा, ठीक है, वो बहुत अच्छा किया। बट क्या मैं बोल दूं, उससे सोसाइटी एट लार्ज में डर हुआ। अब क्या होता है लाइव, अगर मैं आपको बोलूं क्या होता है, उन दिनों कोई लड़की अगर खड़ी है, वो गिर भी गई है रोड पे, मान लो स्कूटी लेके जा रही है, कार लेके जा रही है, गिर गई, कार का एक्सीडेंट भी हो गया, और कोई उसकी हेल्प करने के लिए भी आया है ना, तो वो मना कर देगी, नहीं मैं अपने आप कर लूंगी, मैं उठ के अपने आप कर लूंगी। समझ में आ रही है बात? तो डर ही तो है, और क्या है। और हम लोगों की सोसाइटी में भी कोई अगर किसी लड़की की हेल्प करने के लिए जाता है, तो हमारा यही, हमारा मतलब मैं बोलता हूं दिमाग है ना ऐसे जगह, सला क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या ही तो लैंग्वेज यूज करते हैं, अरे यार आप लोगों को पता ही होगा ना इंटरप्रेटिव लैंग्वेज क्या होती है, लाइन मार रहा होगा, या फिर क्या बोलते हैं, नंबर बना रहा होगा, ठीक है, हवा बना रहा होगा। मतलब हम ये नहीं देखते कि वो एक्चुअली में एक अच्छी इंटेंशन से भी तो जा सकता है। तो ये चीजें क्या होती है, फियर पैदा कर देना जो सोसाइटी के अंदर। लाइक और क्या एग्जांपल दे, आप रिसेप्शन पे आए लेक्चर्स लेने के लिए, और आपकी रिसेप्शनिस्ट के साथ आप आए, आपने एडमिशन ले लिया क्लास में। अब क्या होता है, आपको ना पर चांस कोई नोट्स लेट मिले या आपको नहीं मिले, खत्म हो गए, आपने क्या किया, तशन में भाई आपकी बैक करो, बेचारा गरीब आदमी, आपने उठ के उसको मार दिया। तो क्या आप सिर्फ उसको मारना चाह रहे हो, या क्लास में अपना तशन दिखाना चाह रहे हो? क्लास में दिखाना चाह रहे हो भाई मैं इतना पावरफुल हूं, जो मेरे से उल्टा बोलेगा मैं मार दूंगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जब सोसाइटी एट लार्ज में डर पैदा, जिस चीज के, जिस एक्ट की वजह से डर पैदा हो जाए, दिस इज द सोशल फिनोमिना। क्या वर्ड यूज किया मैंने? दिस इज अ सोशल फिनोमिना। कि सर जब आप कोई एक्ट करो और उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, कि सर सोसाइटी एट लार्ज के अंदर डर पैदा हो जाए, तो हम ऐसी एक्ट को बोल देंगे सर दिस इज अ क्राइम, और ये ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। सर इनको कौन डील करता है? मेनली सर हमारा इंडियन पिनल कोड। बट सर इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी में फर्क क्या है? देखो मैंने सीपीसी के टाइम पे एक बात बताई थी, देखो 2 टाइप के लॉज होते हैं। ऑल्दो सीपीसी हमारा सब्सटेंटिव भी था और प्रोसीजरल भी था। जो हमारे सेक्शन पोर्शन थे वो सब्सटेंटिव थे, और जो हमारे रूल्स पोर्शन थे, ऑर्डर पोर्शन थे, वो हमारे प्रोसीजरल थे। ऐसे ही सर लेकिन क्रिमिनल को लेके ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज सब्सटेंटिव 1860 इंडियन पिनल कोड 1860, और सेकंड वन इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ऑल्दो इससे पहले भी था, बट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 1973। क्या समझ में आया इसमें बच्चों? इसमें सर सब्सटेंटिव लॉ जो हमारा है इंडियन पिनल कोड, प्रोसीजरल लॉ जो हमारा है सीआरपीसी। सर फिर डिफरेंस क्या है समझ लो। मैं इसलिए पीछे स्क्रीन नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि आप लोगों का ध्यान ना फिर उस स्क्रीन पे रहता है, मेरी बातों की तरफ नहीं रहता। ठीक है सर, सब्सटेंटिव लॉ मेनली क्या करता है? सर सब्सटेंटिव लॉ का मेन पर्पस होता है ओनली एंड ओनली डिफाइन करना सर क्या ऑफेंस है, पहले उस बताना कि जो पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस है। सर इंडियन पिनल कोड के अंदर सिर्फ वही ऑफेंस को, वही एक्ट को, उन्हीं क्राइम को ऑफेंस माना गया है जो इस एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर बताए गए हैं, या इस एक्ट के शेड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। आपको जो इस एक्ट के अंदर सेक्शंस यानी जो लिमिटेड क्राइम्स को बताया गया है वही इंडियन पिनल कोड के अंदर आएंगे। बात समझ में आ रही है? और उन्हीं के लिए पनिशमेंट आपको दी गई है। तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर सिर्फ आपको ऑफेंस बताए जाते हैं और ऑफेंस की पनिशमेंट। देखो अर्लियर चलता था कि सब्सटेंटिव लॉ अलग होंगे, प्रोसीजरल लॉ अलग होंगे, बट आज की जो प्रैक्टिस है ना, अब जनरली एक ही लॉ के अंदर दोनों डाल दिया जाता है। कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर्स बताते हैं, रूल्स, सब्सटेंटिव पोर्शन क्या है, सेक्शन। आज की जो प्रैक्टिस है एक ही लॉ के अंदर सब कुछ हो जाता है। बट पहले चलता था, जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860। सर इंडियन वर्ड नाम के आगे लिखा भारत का। सर ऐसा क्यों?
उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के रूल चलते थे और वो बताते थे ये भारत का एक्ट है जो भारत पे लगेगा, और ये हमारा जनरल है जो अंग्रेजों पे भी लगेगा, जो वहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा। तो हम जनरली आजादी से पहले के 1947 से पहले के जनरली जो भी लॉज थे ना, उससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन, देखो पहले तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता था, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हर लॉ के आगे इंडियन वर्ड लगता था। बट जैसे आजाद होने के बाद हमने उनको चेंज कर लिया, या उसके आगे से हमने इंडियन वर्ड को रिमूव कर दिया, क्योंकि अब तो भारत की पार्लियामेंट ने पास किए। तो फिर भी आज भी कुछ लॉज ऐसे हैं जिनके आगे आज भी इंडियन वर्ड ऐड है, जिनमें से वन ऑफ द लॉ इज इंडियन पिनल कोड। समझ में आ रही बात? तो सर आजादी से पहले का लॉ है, कॉलोनियल लेजिस्लेशन बोल देते हैं ऐसे लॉज को। कॉलोनियल मतलब आजादी से, कॉन्स्टिट्यूशन में सारा बताया था, कॉलोनियल या जनरल क्लोज एक्ट में बताया था कॉलोनियल लेजिस्लेशन। समझ में आ रही बात? सर कॉलोनियल लेजिस्लेशन है ये, इंडियन पिनल कोड। और सर कोई भी सब्सटेंटिव लॉ होगा, यानी इंडियन पिनल कोड है लाइक, वो सिर्फ ये बताता है क्या ऑफेंस है और क्या उसकी पनिशमेंट है, क्या आपने गलत किया है और क्या उसकी सजा है। सिर्फ सर कैसे सजा मिलेगी, ट्रायल कैसे चलेगी, अथॉरिटीज कैसे कैसे हैं, किस कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, किस कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, क्या प्रोसीजर चलेगा, क्या एविडेंस होंगे, क्या गवाह होंगे, क्या सबूत होंगे, वो इंडियन पिनल कोड डील नहीं करता। सर तो क्या करता है, जो भी ऑफेंस, सर पहले बात तो क्राइम, मैं क्राइम वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, इंडियन पिनल कोड ने क्राइम की डेफिनेशन नहीं दी। इंडियन पिनल कोड क्या बोलता है, वो ऑफेंस जो आईपीसी के अंदर डिफाइंड है, जो बताया गया है, लाइक रेप, मर्डर, डकैती, कल्पेबल होमिसाइड, व्हाटएवर, थेफ्ट, रोबरी, व्हाटएवर, सर उनका और उनकी पनिशमेंट सिर्फ ये। इसके अलावा जो भी होंगे ना सर, उनकी पनिशमेंट नहीं बताएगी आईपीसी में। ऑल्दो आईपीसी इज जनरल लॉ, नाम से पता लग रहा है इंडियन पिनल, पिनल का मतलब क्या होता है, भारत का दंड संहिता कोड। अब कोड का मतलब बोल दो, सब बच्चों को पता है, मैंने सीपीसी में भी बताया था आपको कोड का मतलब। सर जब कोई भी ऐसी चीज जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट की जाती है ना, फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में पास होती है, उसको एक्ट बोल देते हैं। बट सर कोई भी ऐसी चीज जो पहले से है बट उन सबको जोड़ के एक डायरेक्शन दी जाती है, एक अलग से अथॉरिटीज दी जाती है, बस पर्टिकुलर किसी चीज के लिए डील किया जाता है स्पेसिफिकली, उसको कोड बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सर इंडियन भारत दंड पिनल संहिता, सर ये सिर्फ क्रिमिनल चीजों के बारे में डील करेगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर ये समझ में आ गया सब्सटेंटिव, सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ऑल्दो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा हायरार्की में, सर वो किस पे लगेगा बच्चों? वो लगेगा ऑल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस विद डील्स विद आईपीसी। क्या बोल दिया सर मैंने, एक बार रिपीट, सर जो आईपीसी में ऑफेंस बताए हैं ना हमने, उन पे भी लगेगा। सर जो ऑफेंसेस अदर लॉज में बताए गए हैं, अदर लॉज में उन पे भी लगेगा। सर ये क्या, आईपीसी में जो बताया उसकी पनिशमेंट तो आईपीसी में, सर लेकिन प्रोसीजर्स कहां से पता चलेगा? उसको मैं बोल सकता हूं लॉ बना के छोड़ दिया, बट विदाउट प्रोसीजर, विदाउट ये बताना कि कैसे उसकी रेमेडी मिलेगी, तो यूजलेस। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलता है सर इंप्लीमेंट करने में हम हेल्प करेंगे। सब्सटेंटिव लॉ बना दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन में हम पिक्चर में आएंगे, हम हेल्प करेंगे ना। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो ऑफेंस आईपीसी में बताया गया है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट कैसे हमें दिलवानी है, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, सर प्रोसिक्यूशन, वो सारी टर्म्स ऑल्दो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। बट सर वो सारी चीज ट्रायल के टाइम पे, सर एडवोकेट कौन कैसे हायर होगा, सर केस कौन से केस के अंदर कैटेगरीज में आएगा, वारंट केस, समन केस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, वो सारी चीज करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। बट सर हमें गलत काम को सजा तक, फांसी के तख्ते तक, सजा तक पहुंचाने का जो प्रोसीजर है ना, वो जर्नी हम पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे यार, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। फिर मेरी बात समझ में आओ बच्चों, ध्यान दो इधर। सर वो तो सिर्फ इंडियन पिनल कोड के बारे में बस इंप्लीमेंट करवाता है, या इंडिया में कोई भी लॉ के अंदर जहां भी क्राइम होगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हर उस क्राइम की प्रोसीजर कैसे चलेगा, ट्रायल कैसे चलेगी, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या एक्ट होंगी, उसके बारे में बात करना है। तो बात करते हैं सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो प्रोसीजर देगा, जो ट्रायल का प्रोसीजर देगा, वो एक जनरल होगा। जनरल का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, ना कि सिर्फ आईपीसी, मान लो कंपनीज एक्ट में, मान लो पोमला में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, मान लो फैमा में, जिस भी लॉ में जो भी क्रिमिनल एक्ट चलेगा, तो अगर उस लॉ के अंदर स्पेशल रेमेडी नहीं दी गई है, स्पेसिफिक लीगल मशीनरी नहीं बताई गई है जिस लॉ के अंदर होगा, जैसे कंपनीज एक्ट में तो बता दी स्पेशल कोर्ट, पोमला में भी बता दी स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 43 आप जाके देखोगे तो पोमला का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। ऐसे ही सर जिस पर्टिकुलर लॉ के अंदर अगर स्पेसिफिकली अथॉरिटी नहीं बताई गई है, लिमिटेशन
एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, वट एवर, जिस भी लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ है और वहां स्पेसिफिक एक अथॉरिटीज नहीं बताई गई है, ट्रायल का प्रोसीजर नहीं बताया गया है, तो देयर इज अ वन जनरल लॉ विच कम इनटू पिक्चर, दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इवन जो क्रिमिनल कोड्स है यानी स्पेशल कोड्स है, कंपनीज एक्ट में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में है, फैमा में है, वट एवर, वहां भी वो भी एक जनरल प्रोसीजर जो सीआरपीसी में चलता है वो फॉलो करेंगे। लाइक चैप्टर 30 हाई कोर्ट की पावर है सर अपील लेने की, रिवीजन लेने की। चैप्टर 29 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है सर रिवीजन लेने की, अपील लेने की। तो वो जनरल प्रोसीजर वो भी फॉलो करेंगी। जैसे एक सिविल प्रोसीजर कोड एक जनरल कोड है जो सीपीसी से रिलेटेड, सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी मैटर इंडिया में होंगे, वेदर इट कम्स टू कंपनी लॉ वट एवर, तो सबकी एक मदर मानी जाएगी सीपीसी। ऐसे सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ना कि सिर्फ आईपीसी, इंडिया के जिस भी लॉ में जो भी आपने ऑफेंस किया है और जो भी सजा बताई गई है उन लॉज के अंदर, उन सब के जो प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल का प्रोसीजर कैसे चलेगा, वारंट केस, समन केस, मजिस्ट्रेट का क्या लेवल होगा, किस मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर जानी चाहिए, वो सब कुछ बताया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो इतना मुझे लगता है सर, इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक 20 मिनट का मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया कि सर तीनों लॉज के बीच में क्या हमारी मेनली डिफरेंस है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिखवाता हूं, पहले समझा दिया, अब मैं लिखवाऊंगा। इससे क्या होगा सर, इतनी एनर्जी के साथ बोला है ना, ये 20 मिनट आपको चैप्टर समझाने में हेल्प करेंगे सर। यहां ना इंडियन पिनल कोड में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पहली बात तो जो आज के लेक्चर में हमें करना है बेसिक और जुरिडिक्शन, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर जा सकता है 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। जुरिडिक्शन करनी है और इंट्रोडक्शन। फिर इस चैप्टर में हम आने वाले चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं सर, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फिर इस चैप्टर के हम लोग इसके अंदर और क्या पढ़ने वाले हैं सर, और हेडिंग सर बर्डन टू प्रूव किसका होगा, प्रोसिक्यूशन का होगा। जैसे वहां हमने बात की थी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यहां सर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड, ये 2 वर्ड यूज करेंगे सर। बर्डन टू प्रूव किसका होगा। फिर सर हम बात करेंगे जैसे फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फिर सर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम, दोनों में डिफरेंस सब समझाऊंगा। फिर सर हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी। एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सर कॉन्स्पिरेसी, देखो नलायक बच्चा कह रहा है सर कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो ये होता है षड्यंत्र। बहुत अच्छा आंसर है सर। क्या मैं आपको बता दूं, षड्यंत्र के केस में भी उतनी सजा है जो एक्चुअल क्राइम करेगा। सर बैंक की रोबरी करने के लिए गए, अनडाउटेडली हम 4 फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया रोबरी करने का, करी एक ने, फायरिंग एक ने की, गोली एक ने चलाई, वहां जाके मरा एक से। हम 4 हैं, ए बी सी डी। सर मारा डी ने, बट फिर भी मैं भी तो फंसूंगा ही। क्यों सर, आप सारे उस षड्यंत्र का पार्ट थे सर, बट मेरे को सजा कम मिलनी चाहिए, मैंने मारा थोड़ी ना है, बस मुझे तो रोबरी की सजा मिलनी चाहिए 7 साल तक, मुझे मर्डर के लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिलनी चाहिए। भाई षड्यंत्र के तो पार्ट आप भी थे, वेदर मेन ऑब्जेक्ट था आपका रोबरी करना या मेन ऑब्जेक्ट था आपका मर्डर करना, इंसिडेंटल था, सब कुछ कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएगा। आने दो सेक्शन 120 कैपिटल ए और कैपिटल बी, ऑल्दो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो बी के अंदर है। तो समझ में आ रही है बच्चों को सर। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर 13-14 हेडिंग पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं बताऊंगा मूवेबल प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, फोर्जरी पढ़ेंगे, फ्रॉडुलेंट का मतलब पढ़ेंगे, फोर्जरी का मतलब पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में सर। डिफॉर्मेशन तो हमने टोट में भी पढ़ा था, नालायक, वहां मैंने आपको बताया था 455 से लेके कुछ 495 से लेके कुछ 505 सेक्शन तक मैं आपको पढ़ाऊंगा आईपीसी के अंदर, वो आज बात करेंगे, आज का मतलब इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हुए चलो कम्स टू चैप्टर। तो आई थिंक सो यू फील वंडरफुल ऑन दिस चैप्टर। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा इस चैप्टर के अंदर आपको इतना जबरदस्त वाला फील होना कि आप बोलो सर हमारी तो मतलब मजा ही आ गया सर, और हम एलएलबी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी, 1 सेकंड दो मुझे, चलो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हेलो, हाँ जी, माइक प्रॉपरली वर्क है।
और यार ये कुछ थर्ड वेरिएंट भी मिल गया कोरोना का, थोड़ा सा हर बच्चे को ध्यान रखना। ओमनी वायरस वेरिएंट कुछ बोल रहे हैं, 24 नवंबर वाले दिन फर्स्ट वेरिएंट ये कुछ मिला था, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना हर बच्चे को, ठीक है। चलो सर थोड़ा सा लिखे पहले जो मैंने आप लोगों को बोला है, थोड़ा सा इधर ध्यान दो प्लीज 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 कोऑपरेट। सर हमने एक वर्ड सुना है सबने, रोंग। सर हमने बात की थी रोंग आर ऑफ टू टाइप्स, सिविल। नोट्स बना लो बच्चों, ऑल्दो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ पहले से ऑलरेडी नोट्स के अंदर डाल दिया है, बट स्टिल सिविल रोंग के अंदर मैंने आपको दो बताई थी। जो आप लोगों ने पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं एंड आपने डिसाइड किया क्वांटिफाइबल पेनल्टीज। सर आपने पहले से एक दूसरे को बता दिया है सर पेनल्टीज कितनी होंगी, तो जनरल में ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं, टॉट्स। सर अगर आप यहां कहां जाओगे मैटर को लेके, पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती, और सॉरी 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 सर यहां आप कहां जाओगे, एक तरह से मान लो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करोगे, पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जाओगे आप। एक है सर जहां आपने एक जर्नल है सर, कुछ भी डिसाइड नहीं किया, नॉट डिसाइडेड, कुछ भी चीज डिसाइडेड नहीं थी, एक जर्नल है, तो सर यहां आप जाओगे जर्नल लॉज के अंदर। आंसर इज फ्रॉड। क्या मैं बोल दूं, अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट आपने रॉन्ग किया है। सर यहां क्या होगा, अगेंस्ट होल सोसाइटी। बच्चा बोलता है सर मर्डर तो हमने किसी एक का किया है, क्या उसके साथ बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं? सर जैसे मैंने किसी का नुकसान किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो सेटलमेंट से काम चल जाएगा उस पार्टी के साथ बैठ के। सर मैंने मर्डर किया, क्या मैं पैसा देके छूट सकता हूं आपस में, देखो मैंने मर्डर कर दिया, मैं बहुत पैसे वाला हूं, 1 करोड़ रुपीस आपको कुछ देके सेटलमेंट कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया। ब्रदर इज दिस पॉसिबल? आंसर इज नो। क्योंकि सर जब आप कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हो तो नाउ द प्रोसिक्यूशन इज स्टेट, और आपका मैटर किसके थ्रू अब आगे चलेगा, स्टेट के। अगर जैसे ही आपने कोई गलत काम किया, इधर जान दो, आप बहुत ध्यान से समझना, आप हो कोई मिस्टर, इज्जत के साथ बोल रहा भाई, प्रोफेशन है आपका मिस्टर क्रिमिनल, डिश डिश ये कोई लड़की थी, ये थी को मान लो शालू, अब कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब जो भी हो प्लीज अपने ऊपर मत लेना है, शालू। अब हुआ क्या भाई, इसने बैक हिस्ट्री बताते हैं, इसको किया था प्रपोज, इसने इसको कर दिया रिजेक्ट। भाई साहब गुस्से में लाल आंखें रोता हुआ, इसके फ्रेंड ने, बहुत ध्यान से सुनना, ये इसका मिस्टर फ्रेंड है, ये इसके साथ बैठ के रो रहा है। ये इन्होंने भाई 4 बोतल बोर्ड का, नाम काम मेरा रोज का। एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीवन नोज ना, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। पी भाई और प्लान किया, इसने इसको बोला उड़ा दे, कुछ नहीं पता लगता यार, मास्क तो आजकल वैसे ही पहनते हैं, मास्क पहन और उड़ा दे। वाओ व्हाट अ ड्राइंग मैन। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी बचपन में, बट यार यहाँ इन सॉफ्टवेयर्स वगैरह पे ना, और काफी टाइम हो गया एक्सपीरियंस, मतलब छोड़े इनको, तो व्हाटएवर। भाई ये मास्क पहन कर इसको उड़ा देता है। अच्छा जो पिस्टल भी ले गया ना, ये अपनी खुद के नाम पे ले गया, रजिस्टर्ड,
भाई जैसे उसको मारा, ये कॉलेज का एग्जाम प्रैक्टिकल केस है, सच्चाई है ये, मैं आपको मजे मजे में पढ़ा रहा हूं। महाराष्ट्र केस है ये सर, 3rd ईयर के एग्जाम देने के लिए गई थी और ये रोड है, रोड की ये इस साइड खड़ा है और ये इस साइड खड़ी है रोड के। इसने इसको बुलाया कि बस लास्ट टाइम आ जा, ये आई, इसने इसको मारा, बट 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 बट, खत्म बात। और मार के यहीं बैठ गया, यहीं बैठ गया। ओ माय गॉड, पुलिस आई और इसने बोल दिया यस यस मैंने मारा है। आंसर इज, एक बच्चा बोल रहा है सर ये ना बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। पुअर का मतलब गरीब। अब सर इसकी मां थी ना, बस एक मां थी और एक ये लड़की थी, इसकी मदर। शालू की मदर डर गई, अब मैं कहां बुढ़ापे में जाऊंगी इसके अगेंस्ट, और बेचारे खुद ही मान ली उसने, सर एक काम करो मेरा बुढ़ापे का पालन पोषण कर दो, और एक काम करो आपस में सेटलमेंट कर लो। भाई वो भी अच्छा बंदा था, उसको उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, और सर कुछ मेरे बुढ़ापे का 1 करोड़ रुपीस मुझे दे दो, मैं आराम से अपने ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। अब क्या करूं, बच्ची तो मरी गई, अब क्या कर सकते हैं। आप मुझे आंसर दो बच्चों, इज दिस पॉसिबल? एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया बिल्कुल सर, बंदा इनका, गर्ल इनकी, मारा इसने। भाई सोसाइटी जो यहां लोग खड़े थे, ये सोसाइटी जो और गर्ल्स खड़ी थी, ये कुछ गर्ल्स खड़ी थी, इनके पेरेंट्स थे, गर्ल्स उनके पेरेंट्स, इनको क्या चुल मची है? भाई मारा इनका, मरी ये इसकी फैमिली, ये बोल रहे खत्म। आंसर इज ऐसा क्यों भाई? फिर तो भाई ऐसे ही चलेगा। देखो पैसा इतनी बड़ी चीज है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंडिया में, फिर इंडिया क्या वर्ल्ड में मैं बोल रहा हूं आपको, फिर तो सर इतने क्राइम बढ़ जाएंगे। मारा सेटलमेंट, मारा सेटलमेंट। सर एक राइट है, राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट है सर हमारा, सर राइट टू लिव। सर हमारे को भगवान ने राइट दिया है, सिर्फ भगवान ने राइट दिया है कि मरना और जीना सिर्फ हमारे भगवान के हाथ में है। इवन खुद भी हम अपने आप को नहीं मार सकते सर। सुसाइड करना और अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर आपने की तो भी आप पनिशेबल हो। बात समझ में आ रही है? आपने, अच्छा बच्चा बोल रहा हो, अच्छा सर हाँ करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे। अटेम्प्ट के ऊपर अलग से आएगा, स्टेजेस में दिखाऊंगा मैं आपको, स्टेजेस ऑफ क्राइम में अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट में भी अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड अलग से लायबल होगा सर। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, ना कि हम, कोई दूसरा भी इसको नहीं छीन सकता। दूसरे तो छोड़ दो, हम खुद भी इसको नहीं छीन सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पनिशेबल हो। यूथेनेशिया इंडिया में सर ऑल्दो ये एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में अलाउड नहीं है। जब कोई इंसान बिल्कुल मर जाता है, कई साल तक एक बीमारी से ग्रस्त होता है और बिल्कुल बस बोल रहा भगवान मुझे बस मौत दे दो, और उसको मौत ही नहीं आ रही, तो बाहर के देशों में एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उसको नींद आ जाती है और मर जाता है। बट इंडिया में तो वो भी अलाउड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना। ऑल्दो एक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिया है 1-2% को, बट वैसे अलाउड नहीं है इंडिया में सबके लिए। फिर तो इंसान जो भी परेशान होगा ना, कोर्ट में जाएगा, बस मुझे उसका इंजेक्शन लगवा दो और मैं मरना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर। राइट टू लीव, राइट टू लिबर्टी, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप खुद भी इसको नहीं छीन सकते। मैंने आपको याद करो वहां बताया था कि आप खुद से भी इसको डेलीगेट, खुद से भी इसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो यही चीज समझ में आई है सर। तो इनको क्या चुल मची है सर? ये सोसाइटी जो यहां खड़ी है और गर्ल्स खड़ी हैं, इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कॉलेज में जाना बंद। क्यों? फियर, डर, टेरर। सर ऐसा तुम्हारा भी कोई सा निकल गया, चलो हम बोलते हैं आप अच्छे हो और आपको भी किसी ने उड़ा दिया, तो सोसाइटी में डर पैदा हो जाना। सर आपने ये देश सुने, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, सर जैसे सीरिया आपने सुना होगा, ये मुसलमानों की कौन सी है, मुसलमान कह रहा हूं मैं भी, जो टेरर की वो है, बच्चों को पता होगा ना, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो वहां क्या होता है, देखो आप ना क्या देखोगे, वहां एक बार एक न्यूज रिपोर्टर गया और वो कैमरे से ना किसी की मतलब वहां के शूट कर रहा था, न्यूज रिपोर्टर में। वहां का एक बच्चा 4-5 साल का बच्चा होगा, कैमरा सामने आते ही ऐसे कर ले हैंड्स अप,
सर डर देखो वहां, सारे आम गोलियां से चल जाते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा सा भी मतलब आगे भी टेररिस्ट अगर मुझे मारने वाले हैं, बच्चे के दिमाग में भी डर। तो क्राइम अपने आप में एक वो डर है जो सोसाइटी के दिमाग में पैदा हो जाएगा सर, फिर तो कोई किसी को मारना स्टार्ट कर देगा। ना ही तो इंडिविजुअली समझौते से काम चलेगा, और सोसाइटी के बीच में डर पैदा करना इज अ क्राइम, इज अ ऑफेंस। समझ में आ रही बात? तो सर ये हमने बोला था अगेंस्ट होल सोसाइटी। सर इसको लेके इंडिया में दो लॉ जो डील करते हैं सर, मान लो यहां मान लो सीपीसी। सर इंडिया में कौन से करते हैं सर? देयर इज अ वन सब्सटेंटिव लॉ एंड अनदर वन इज प्रोसीजरल। सर कोई भी बच्चा, एनीवन, कोई मुझे बताएगा सीपीसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सर 158 सेक्शंस, जो कि सर हमारा सब्सटेंटिव था। भाई साहब नोट्स बना लेना, बहुत प्यारे नोट्स बना रहा हूं सर। सेकंड वन इज प्रोसीजरल, जो कि सर ऑर्डर थे 51 एंड इनके सबके रूल्स थे अपने। ओ माय गॉड, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है सर? यहां लेकिन अलग अलग लॉ है, देयर इज अ वन लॉ ओनली, सिंगल लॉ जो इनको डील करता है। सर सब्सटेंटिव का मतलब मैंने अभी आपको समझाया सर, ऐसे लॉज जो सिर्फ ऑफेंसेस को बताएंगे सर क्या ऑफेंस है एंड इनकी पनिशमेंट कितनी है। सर पनिशमेंट का भी क्या नेचर होता है सर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट मेनली। सर एक तो डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, तो बहुत कम मिलती है इंडिया में, पहले ज्यादा मिलती थी, बहुत कम मिलती है अब। सेकेंड वन इज लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट मान लीजिए आप, इंप्रिजनमेंट बोल लीजिए। अब इंप्रिजनमेंट भी कई तरीके की होगी सर। लाइफ, देयर इज ऑलवेज रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑलवेज रिग्रेस, मतलब जिसमें आपको कठिन कठिन वहां जाकर आपसे पत्थर तुड़वाए जाएंगे, काम करवाया जाएगा। और सिंपल इंप्रिजनमेंट मतलब एक अदर इंप्रिजनमेंट सर, जैसे 7 साल लग गई, 10 साल लग गई। लाइफ इंप्रिजनमेंट इज मेनली, वैसे तो सर कितनी भी लग सकती है, बट आप गवर्नमेंट से कम्यूट करके इसको 14 साल तक करवा सकते हो, 20 साल तक, लाइफ पूरी, आजीवन कारावास भी। और लास्ट वन सर फाइन। सर आपने यहां वर्ड पेनल्टी क्यों नहीं यूज किया? नालायक, पेनल्टी सिविल नेचर की होती है, फाइन। अब कहीं कहीं पे और वर्ड भी लग सकता है, इंप्रिजनमेंट और फाइन। अच्छा डेथ और फाइन नहीं होगा भाई, मरने के बाद क्या उससे फाइन लोगे, मरने से पहले क्या फाइन लोगे? इंप्रिजनमेंट और फाइन, और एंड भी हो सकता है यहां, इंप्रिजनमेंट भी और फाइन भी। समझ में आ रही बात? तो ये सब्सटेंटिव लॉ। अब सर सब्सटेंटिव लॉ जो इंडिया में है सर कौन सा है? दिस वन लॉ इंडिया में नहीं, जो मेनली मतलब क्रिमिनल एक्ट को डील करता है, इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनल नेचर का है, 1860। ओ माय गॉड सर, ये ना 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और सर मोर देन 511 सेक्शन। सर जो सेक्शन 511 है ना, वो ही अपना में बहुत मजेदार सेक्शन है, आने दो मैं बताऊंगा। 511 ही अपने आप में बहुत मजेदार है, अटेम्प्ट को लेकर, जो रेमेडी कहीं और नहीं बताई गई है तो अटेम्प्ट की वो 511 में आएगी, बताऊंगा, आने दो प्लीज यार, प्लीज थोड़ा सा तो टाइम दो। सर जो हमारा आज का चैप्टर है, आने वाली 7-10 क्लास लग जाएंगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसीजरल लॉ सर, there is one law in India, this is the criminal procedure code 1973। सर इसके अंदर 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और अराउंड 484 सेक्शंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? प्लीज नोट कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको नोट करने का। नोट इट। कम ऑन फास्ट। कम ऑन गाइस, नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं, क्योंकि बच्चा बोल रहा है सर
नोट करने का टाइम नहीं हो पाता और हम पोज करके नोट करते हैं ना, तो फ्लो क्लास का थोड़ा सा बिगड़ जाता है हमारा। ऑल्दो मैं स्लो स्लो लिख रहा हूं। कम ऑन। कम ऑन। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा यार। चलो जी, इतना समझ में आया। सर एक बात और समझनी है हमें, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है ना सर, ये सिर्फ ऑफेंसेस के बारे में बताता है। अच्छा, क्या सर ये क्राइम की डेफिनेशन देता है? जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सर, हमारे ना बड़े बड़े लॉज आप देखना, वो मेन प्रोविजंस की डेफिनेशन नहीं देते जिसके ऊपर वो लॉ है। क्यों? वजह होती है क्योंकि वो उस लॉ को नैरोअर नहीं बनाना चाह रहे। इंडिया है सर, बड़े से बड़े क्राइम कर लोगे आप, उसको नैरोअर नहीं बनाना चाह रहे हो। ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट, बट देयर इज अ गैप बिटवीन द ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। आप सब जानते हो सर, ऑफेंस करने के बाद साफ साफ भी दिख जाएगा और उसकी पनिशमेंट मिलने में इंडिया में टाइम लगता है। बट क्यों? सर आईपीसी ना, ये जो प्रोसीजर है कैसे हमें पनिशमेंट तक पहुंचना है, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, वो नहीं बताता। सर उसके लिए हम कहां जाएंगे? सीआरपीसी। सर बट एक सीआरपीसी है, वो कौन कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल बताता है? प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बताता है, ट्रायल प्रोसीजर बताता है, डील करता है प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। कौन से ऑफेंसेस का? उन ऑफेंसेस का जो आईपीसी के अंदर भी हैं और जो अदर लॉज के अंदर भी हैं। समझ में आ गई? उन सारे ऑफेंसेस का एक जनरल लॉ है। इतना समझ में आया? सर जब इंडियन पिनल कोड आएगा ना, आएगा क्या, आ ही गया है, इसमें ना कुछ मैं आपको दो चार चीजें बताऊंगा, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। दो चार चीजें आपके ना नोट्स में नहीं होंगी, मैंने मॉड्यूल से उठाई हैं, बट सारी चीज मैं नोट्स में नहीं डालूंगा, जस्ट बिकॉज नोट्स सेल्फ स्टडी वाला बच्चा भी पढ़ता है, नोट्स क्लास वाला बच्चा लास्ट मोमेंट के लिए पढ़ना चाहता है। अगर मैं हर चीज मॉड्यूल की उठाकर उसमें डाल दूंगा ना, तो बच्चा मुझे बोलेगा सर क्या डिफरेंस है। बट जो बच्चा क्लास ले रहा है उस बच्चे को तो मैं नोट्स अलग से मॉड्यूल भी दिखाऊंगा, अपने भी नोट्स दूंगा, और जो बुक में है वो तो हम पढ़ेंगे डेफिनेटली। सर इसके अंदर ना दो तीन चीजें होती है जो हमारा इंडियन पिनल कोड है। सर क्राइम क्या है अपने आप में? क्राइम इज अ सोशल फिनोमेना। सर सोच, समाज की जो सोच है वो चेंज भी होती रहती है। सर क्राइम जो है, देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन, नो क्लियर कट डेफिनेशन। कोई क्राइम की डेफिनेशन नहीं दे सकते हम भाई। हो सकता है ये चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। समय के साथ साथ चेंज होंगी और जगह के साथ साथ चेंज होंगी। कुछ जगह सर हम जैसे पहले के टाइम क्या होता था सर, एक इंसान, एक राजा कई दासियां, कई शादियां मैरिज कर सकता है, कई रानियां बना सकता है, बट आज के दिन नहीं कर सकते हो आप मैरिज, नहीं होता। जगहों को लेके भी सर ऐसे ही होता है। कुछ जगह किसी चीज को, जैसे ड्रग्स है सर, इंडिया से बाहर उनको गलत नहीं माना जाता। नाइजीरिया है, वहां के लोग अगर इंडिया में आएंगे पोर्ट पे पकड़े जाएंगे, सर वहां सही है लेकिन यहां गलत है ना, तो प्लेस टू प्लेस वेरी हो जाएगा क्राइम। तो देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन, चेंज होता रहेगा। सर क्राइम क्या है? ये क्या है? रोम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सिविल प्रोसीजर में और मतलब सिविल में और इसमें क्या डिफरेंस होगा बच्चों? देखो मैंने आपको ये दिया,
यहीं पे मैंने आपको बोला ना, क्रिमिनल का एग्जांपल दिया, कोई और सेटलमेंट या वो पार्टी भी सेटलमेंट नहीं कर सकती। बट सर यहीं पे सुनना मेरी बात, सर मान लो सीपीसी का एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मान लो ये मेरी गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज, ठीक है, ये मेरी कार है, ये मैं हूं, और यहां पार्टी हो रही है। अरे नहीं नलायक, यहां पार्टी हो रही है एक्चुअली में, और ये आप बोलो सर प्लीज पार्टी में आए हैं, ये मिस्टर स्टूडेंट है, सर गाड़ी दो ना। मैंने कहा आपका ही है सब कुछ, कोई बात नहीं, जो मेरा है वो आपका है। ऑल्दो मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ पर्सन और वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। मैं ना कभी भी, मेरा नेचर नहीं है शो ऑफ करने का, लिटरली मैं बोल रहा हूं। कभी भी आप देखना मेरे को, मेरे ना हैबिट ही नहीं है, देखो से ऑल्दो प्रोफेशनलिज्म होता है हैंड पे वॉच पहनना, बट मैं क्यों नहीं पहनता हूं यार, वो ना थोड़ी सी कॉस्टली वॉच है। अब है ना, मैं अगर उसको पहनूंगा ना वॉच को, तो बच्चों को मतलब यार ऐसा लगेगा दुनिया को कि मैं दिखाना चाह रहा हूं, शो ऑफ करना चाह रहा हूं। गाड़ी है अनडाउटेडली, देखो अब टीचिंग प्रोफेशन में इतना फीस नहीं रही है, बच्चा ज्यादा है ठीक है, पहले से ज्यादा है, बट फी उतनी नहीं है, तो हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत मुश्किल से मीट आउट हो रहे हैं। तो क्या होता है अब, बट ठीक है, मेरे पास अपना प्रोफेशनली है बैकग्राउंड, ठीक है। सो मैं गाड़ी भी वैगनर रखता हूं, जस्ट बिकॉज यार मेरे को ना अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती, कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। वैगनर है वो ठीक है, मैं कभी कभी चला लेता हूं, अदरवाइज ड्राइवर रहता है साथ में। तो मतलब क्या होता है कि ठीक है, मतलब मेरे बहुत, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूं इन चीजों को लेके। अब बच्चा बोल रहा है सर गाड़ी दे दो, ठीक है जी वैगनर है, ले लो यार, क्या दिक्कत है। आपने ली, आप ना जैसे आपने स्टार्ट की, आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी गियर में लगी थी, और आपने मेरी गाड़ी, कोई यहां पोल खड़ा था, खंबा था, उसके साथ भिड़ा दी, क्रैशिंग। ऑल्दो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बट मेरी गाड़ी डैमेज हो गई सर। अब आप परेशान हो गए, सर मैं ठीक करवा दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यार, गलती है मेरे से भी तो हो सकती थी, मैं भी ध्यान नहीं देता, मुझे भी इतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है। भाई साहब यहां कोई अदर स्टूडेंट खड़ा था जो मेरा स्टूडेंट नहीं था, उसको उठी चुल, अबे क्या क्या भाई, तू मेरे से ज्यादा मार्क्स लेता है, तूने अच्छे मार्क्स लिए ईटी में, और भाई आज फंसा तू। और ये जाता कोर्ट में, भागा 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 कोर्ट में। सर क्या चल रहा है, वो गाड़ी डैमेज कर दी उसकी, सर की गाड़ी डैमेज कर दी, हमारे सर थे, गाड़ी डैमेज कर दी। चलो मेरा स्टूडेंट मान लो, क्या ये अदर बच्चा जो अदर स्टूडेंट है, क्या ये कोर्ट में जाके मैं आपके अगेंस्ट मेरी गाड़ी को लेके क्या सूट कर सकता है? हाँ जी गाइस, कम ऑन, आंसर इज नो। सर जो सिविल रॉन्ग है वो हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट करते हैं, और उसमें जिसके अगेंस्ट मैंने गलत किया बस वही जाके कोर्ट में जा सकता है। यही सर इस वाले एग्जाम्पल में जब ये गलत हुआ था, भाई इसकी मां मान लो भाई इतनी परेशान हो गई अपने बच्चे को देख के, और ये मेंटली डिप्रेस्ड हो गई। सर क्या इसकी क्लोज फ्रेंड है या फ्रेंड है, रिलेटिव है, क्या वो केस कर सकते हैं? कम ऑन गाइस, या कोई भी सोसाइटी में पर्सन केस कर सकता है। चाहे चोरी हो गई सर, कोई भी थेफ्ट हो गई, डकैती हो गई, और घर में घुस के सबको मार दिया, क्या उसके नेबर्स भी कंप्लेंट कर सकते हैं? यस सर, क्रिमिनल केसेस में कोई भी कंप्लेंट, कोई भी एफआईआर कर सकता है। आप अपनी आंखों के सामने क्राइम होता देखोगे तो आप उसके आई विटनेस बन जाओगे। क्रिमिनल केसेस में सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कोई भी पार्टी बन सकता है, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी कंप्लेंट, कोई भी आपके अगेंस्ट कर सकता है। समझ में आ गई? सर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, आपके पड़ोसी जाके कर सकते हैं, ऑल्दो आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, बट आपने शोर शराबा मचा दिया, जा सकता है 144 सीआरपीसी। इतना मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। सर सिविल केसेस में आपने गलत किया है पार्टीज के बीच में, तो वही जाएंगी, कोई थर्ड पर्सन के पास राइट नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट नहीं है। सोशल फिनोमिना है,
सर रोंग अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज, आंसर आपको समझ में एग्जांपल आ गया होगा। तो एनीवन, कोई भी पार्टी प्रोसिक्यूट कर सकती है। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलो सर, डिपेंड करता है क्यों सर ऐसा, ड्यू टू ग्रेव नेचर ऑफ एक्ट। सर उसका ग्रेव नेचर है, डर पैदा करना, संगीन नेचर है। समझ में आ रही है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी? सर और एक चीज और है, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ना, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? बहुत ध्यान से, कोई नहीं बताएगा आपको। पर्सन को और प्रॉपर्टी को भी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, आज का मतलब इस चैप्टर में जब मैं आपको दिखाऊंगा, सर ये प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 403, 404। सर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी आएगा। अगर आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट वे में, गलत इंटेंशन के साथ, अगर सर आप उसको मिस अप्रोप्रिएट किसी और काम में अपने पर्सनल यूज में लगा लेते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हो, तो भी ये आईपीसी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप किसी की मर्डर डकैती करोगे तभी लगेगा, नहीं सर। किसी की प्रॉपर्टी को आपको मिली भी, फाइंडर हो, एग्जांपल इज फाइंडर ऑफ गुड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा आपने, फाइंडर ऑफ गुड्स। सर आपको किसी का पर्स मिला, आपको किसी का बटुआ मिला, और आप उसको, आपको पता है सर उसमें उसका लाइसेंस है, आप उसको वापस दे सकते हो, आपको मिला, वहां तक आप गुनहगार नहीं हो। बट सर आपको पता है मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं उस पर्सन को जो हुज बिलोंग ऑफ दिस पोजेशन, किसकी ये हो सकती है, स्टिल आप उसको क्या करते हो? डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर सकते हो। बट वर्ड इज डिसऑनेस्ट वे में, आपकी इंटेंशन गलत है सर उसको करने की, कर सकते हो। आएंगे सर सेक्शन 403 के नीचे दो एक्सप्लेनेशन आएंगी। आपने टेम्परेरली फॉर द टाइम बिंग यूज करा, बट बाद में आप वापस दे रहे हो, तो भी आप गुनहगार हो या नहीं हो। सर आपने फाइंडर ऑफ गुड्स हो, आप इनिशियली तो आप गुनहगार नहीं हो, बट आपको पता है और आप ढूंढ सकते हो रीजनेबल प्रूडेंस में कि सर कौन इसका मालिक है, किससे बिलोंग करती है, फिर भी आप उसको नहीं दे रहे हो, मिस अप्रोप्रिएटली, डिसऑनेस्टली आप उस चीज को यूज कर रहे हो, तो आप गुनहगार हो। आएंगे सर पर्सन वाला, तो आपको सबको पता होगा, मर्डर है, रेप है, और अगर आप करते हो तो ये आईपीसी दो चीजों से डील करता है। इतनी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों को? पक्का? सर ये कब आया था? फिर मैं आपको एक रीडिंग करवाऊंगा, प्लेन रीडिंग। पहले बात सुन लो सर, ये प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, दैट इज सर ये 1947 से पहले का, बिफोर। सर क्या इनको मैं कोलोनियल लेजिस्लेशन बोल दूं, अंग्रेजों के टाइम के? स्टिल एक बात ध्यान देने लायक है सर, हमने इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ना एज इट इज रखा। हाँ ऑल्दो अमेंडमेंट आई, बट हमने फिर भी इसको कंटिन्यू किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी सर कंटिन्यू किया हमने इस एक्ट को, नाम चेंज नहीं किया, ये चेंज नहीं किया, क्योंकि सर बहुत सोच समझ के लॉ बनाया गया था, तो उसको आगे भी कंटिन्यू किया। बात समझ में आ रही है? सर ये लॉ कहां लगेगा? सर हर एक्ट का सेक्शन 1 बोलता है, इस एक्ट का सेक्शन 1 बोलता है सर ये लॉ कहां लगेगा? होल ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात सब बच्चों को याद है, जब मैंने जनरल क्लॉज एक्ट में भी बताया था सर, अगर वहां कहीं पे भी किसी लॉ में फर्दर अमेंडमेंट आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से या किसी भी वजह से, तो कोई जरूरी नहीं है वहां काटना, और हम फैकल्टीज ये बोल देते हैं यहां आएगी फ्यूचर में और लॉ में अभी अमेंडमेंट नहीं आई है। सर कोई जरूरी नहीं है, इंप्लाइड है। अगर बाद में देखो होल ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया जाता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। सर लेकिन अब ये चीज कट जाएगी, मैंने भी अपनी बुक में काट दी। क्यों सर? क्योंकि स्पेशल पावर दी गई थी, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अंडर विच सेक्शन? जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल, सॉरी सेक्शन नहीं है, आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस था। तो सर वो स्पेशल स्टेटस हमें हटाना था, हट गया है, तो अब होल ऑफ इंडिया पे लगेगा। सर इतना मुझे लगता है बेसिक आप लोगों को बताया। सर ऑफेंस की डेफिनेशन देखो, क्राइम तो ये नहीं बताता, बट सर सेक्शन 40 में आपको पढ़ाऊंगा डिफाइन ऑफेंस। ओह माय गॉड, एक बेसिक इस चैप्टर का आपको लाके दे दिया। सर क्यों
आप लोग मुझे पसंद करते हो सर। ये नोट्स ऑल्दो मेरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन लंबी जाती है, बट मैं ना आप लोगों की मेरे साथ एक्टिविटीज में आपको इंडल्ज करता हूं। देखो अनडाउटेडली मेरा वे वो नहीं है कि मैं क्लास में डांस वांस करूं यार, बट मेरा वे क्या है, मैं आपके हाथ चलवाता रहता हूं। आपको ना थ्योरी को भी, लॉ इज लाइक अ थ्योरी एज कंपेयर टू टेक्स्ट, थ्योरी को भी आपको ना प्रैक्टिकल बनाता रहता हूं, आपके हाथ चलवाता रहता हूं। चाहता तो मैं इसका सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके बुक से पढ़ाता रहता हूं। मैंने ओरली समझाया, मैंने लिखवाया, अब मैं अपनी बुक से या मॉड्यूल से लेके चल रहा हूं आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? पक्का सर? कोई और पॉइंट रह जाए उससे पहले? प्रियंका रेड्डी वाला भी बता दिया, सीरिया केस भी बता दिया, रेप का भी बता दिया, नोट्स वाला एग्जाम्पल भी बता दिया। अच्छा सर क्या मैं बोल दूं किसी भी चीज को लो कब माना, क्राइम कब माना जाएगा? इधर ध्यान दो सर, क्राइम का ना कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये मैंने आपको बताया था सर, लिखवाया तो था, बट लिखो सर। या सर्कमस्टांसेस, बट एक लाइन है, क्या मैं बोल दूं? देयर इज नो फिक्स्ड रूल। तो बहुत ध्यान से लिखना, क्राइम इज व्हाट लॉज सेज इट इज। ओ माय गॉड, क्राइम का मतलब वो है जो लॉ बताए कि ये क्राइम है। सर कोई ऐसी चीज जो लॉ में अभी तक ना लिखी गई हो कि वो क्राइम है। बेस्ट एग्जांपल दूंगा सर, आज भी निर्भया केस में जो सबसे मेजर आरोपी, मेजर क्या बोले, जो माइनर था, जिसकी सजा, जिसकी एज 18 ईयर से, जिसकी एज बिलो 18 ईयर थी, इंडिया में बोलते हैं सर उसको पहले अंडर जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर सर अगर वो रेप भी कर देता है ना, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट थी सर 3 इयर्स। पहले मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट थी सर 3 इयर्स, बिलो 18 इयर्स, जो अगर एडल्ट नहीं है तो पहले इंडियन पिनल कोड में ये चीज बोली गई थी सर, जुवेनाइल एक्ट के अंदर भी और इंडियन पिनल कोड के अंदर बोला गया था अगर उसकी एज 18 साल से कम है तो उसकी सजा मैक्सिमम 3 साल होगी, मैक्सिमम। ओ माय गॉड, जैसे रेप की 7 साल सजा है, उसकी मैक्सिमम 3 साल। मतलब यार अब वो तो बच गया यार, उसकी उम्र कुछ ही दिन कम रहता था 18 साल से वो। फिर तो सर क्या, अच्छा आप बताओ मुझे एक एग्जांपल दो। आप, बहुत सारा बच्चा ऐसा हो सकता है मेरी क्लास में जिनकी उम्र अभी माइनर हो, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही, हम तो एक्चुअल एज ही नहीं देखते, गवर्नमेंट रिकॉर्ड की एज देखते हैं ना, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हो या जिसकी एज मतलब कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, स्कूल में लिखी हो, 10th की मार्कशीट में हो। सर क्या आपको नहीं लगता आपको 12-13 साल की उम्र में ही आज के दिन हर उस चीज का पता है जो हमें भी नहीं पता होगा? सर आप एक से एक वो चीजें जानते होंगे, उन चैनल्स, उन मूवीज, उन वेबसाइट्स, हर उस, मतलब क्या मैं बोल दूं सर, आपकी गर्लफ्रेंड आज के दिन 14-15 साल की उम्र में बन जाती है और आप हर वो एक्ट करोगे जो एक्ट हम आज भी एक प्रोफेशनली डरेंगे करने से। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं प्लीज, मतलब मैं एक जनरली बोल रहा हूं, क्या कर सकते हो? तो इस चीज को लॉ में करने समझा, हमारे पार्लियामेंट ने शर्म की कि हमने टाइम के साथ साथ अपनी चीजों को नहीं बदला, टाइम के साथ साथ हमने अपने लॉज को नहीं बदला। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 और उसने इसकी उम्र घटा के 16 साल कर दी। एंड नाउ सर अब इसकी, अगर ये 16 साल से कम है तो सर इसको भी 7 साल की सजा हो सकती है। सर आने वाले टाइम में 14 साल भी कर देंगे, क्योंकि सर आप लोगों को, मतलब लिटरली हमें ना, जो आपकी जनरेशन, आपको ना हम लगेंगे अरे यार क्या है सर, कैसे आ जाते हैं सर, क्या हेयर स्टाइल है सर, स्टैंडिंग हेयर्स क्यों नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों नहीं, मतलब आप लोगों को हम बहुत ओल्ड एज लगेंगे। क्यों? और हमें अपने वाले ओल्ड एज लगते थे बड़े। सर जनरेशन गैप आ रहा है, तेजी से चीज रिवॉल्व कर रही है, एरा, साउथ कल्चर, वेस्टर्न कल्चर सर चेंज कर रहा है सब कुछ। वही चीज समझ में आनी है सर, टाइम के साथ साथ लो, क्राइम का मतलब है जो लो बोलते हो क्राइम, बट इसका मतलब ये नहीं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया था सर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्रिमिनल लॉज नहीं आते, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आते हैं।
समझ में आया? तो क्राइम का मतलब वो जो लो बोले कि ये क्राइम है। अगर लो बोलता है क्राइम नहीं है, और जब तक लो के अंदर वो चीज क्राइम नहीं है और आपने कर दी तो क्राइम नहीं माना जाएगा। हां, बाद में देखो सर, जैसे कि अभी आने वाला है, अभी जैसे विंटर सेशन ओपन होगा 29 से, संसद खुलेगी, पार्लियामेंट खुलेगी, तो एक बिल रखा जाएगा नार्कोटिक्स को लेके। सर अब है ना, जैसे शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान जो फंसा था, और आप कुछ प्राइवेटली अपने पर्सनल यूज के लिए इतनी ड्रग्स, इतनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इंडिया में बैन थी कि नहीं कर सकते हो आप, अब उसको लेके अप्रूवल आने वाला है। आप समझ में आ रही है बात आपको? सर अब इंडिया में ड्रग्स कुछ पर्सनल यूज के लिए इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी तक आप रख सकते हो। ओ माय गॉड सर, अब तक आप रखते हो क्राइम है, आने वाले टाइम में वो हट गया। ऐसे ही सर, जब आप कर रहे हो उस टाइम वो क्राइम नहीं है, बट बाद में वो क्राइम हो जाए। बेस्ट एग्जांपल सर, करेंसीज को जोड़ना, ओल्डर काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसीज क्राइम है, बट मान लो इंडिया में क्राइम नहीं था और आपने जोड़नी स्टार्ट कर दी, और बाद में एकदम से नोटिफिकेशन आई सर वो क्राइम है। आप बोल दो सर जब मैंने की उस टाइम तो क्राइम नहीं था ना। वही चीज मैं कहना चाहता हूं, क्राइम क्या है? जो लो बोलता है एक्चुअली में वो ऑफेंस है तो ही ऑफेंस है, आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी अगर वो ऑफेंस नहीं है। सर आईटी लॉज से रिलेटेड क्राइम्स थे, वो पहले आते थे, अब लेकिन वो कहीं पे क्लियर डिफाइन नहीं थे, बाद में डिफाइन किए गए तो वो क्राइम बन गए। बात समझ में आ रही है? तो सर ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें ना अगला चरण में जो आपको पूछूंगा, जुरिडिक्शन। सर जो इंडियन पीनल कोड है वो कौन से क्राइम पे, कौन से ऑफेंसेस पे लगेगा? सिर्फ जो किसी ने भी किए हैं, इंडिया वाले नेशनल ने या बाहर वाले फॉरेनर ने, भारत की टेरिटरी के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटरी डिसाइड करेंगे आज की क्लास में, या अगर टाइम मुझे सुटेबल नहीं लगता है, टाइम की ड्यूरेशन जब लंबी चली जाती है तो नेक्स्ट क्लास करें। आए बुक पे सर, इक्का दुक्का पॉइंट कोई और ना रह जाए बस आप लोगों का। सर देखो, कोई भी लॉ बना तो क्राइम कौन बताएगा? क्या मैं बोल दूं कोई भी स्टेट, यानी गवर्नमेंट होगी। स्टेट का मतलब सबको पता है सर, स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहां बात है स्टेट का मतलब था गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में भी। और वो गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल्स बनाएगी। वो रूल्स किसके होंगे? पीपल के, आप लोगों के, नागरिकों के लिए रूल्स। या पीपल, मैं इंडियन पीपल नहीं, कोई भी इंडिया में आएगा, कोई जरूरी नहीं है उस रूल को पब्लिश करना। सर आपके देश में, अमेरिका में भारत का आईपीसी, भले ही हमने वहां नोटिफाई करवाया नहीं करवाया कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन करवाता है? हम अपने देश में करवा रहे हैं, तो अपने आप में कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, जो भी भारत में आएगा वो पढ़ के आएगा। बताऊंगा इसके बारे में बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा। पीपल को रूल करेगा। अब सर अगर वो जो जिन पीपल को रूल किया, अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, नाउ द आईपीसी कम इनटू। समझ में आ रही है? तो कोई भी क्राइम बनाने के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं, कोई भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो पीपल के लिए रूल बनाए, और जो उन्होंने बनाया सर आप उनको ब्रेक करो। वो सर आप उन रूल्स को क्या करोगे? ब्रेक करोगे। ब्रेकिंग द रूल, नाउ द क्राइम एंटर्स। समझ में आ रही है बात? पक्का? ओ तो मुझे नहीं लगता कुछ रहा है इसमें यार। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो चलो, आओ इधर आओ। क्या करें, नोट्स को सेव कर दें एक बार, दोबारा से ओपन करेंगे, क्योंकि ना फालतू में मेरा पीडीएफ ना खराब हो जाए। आप लोगों के लिए नोट्स बड़े प्यारे बना रहा हूं यार। 1 घंटा हो गया जी, अब मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन। सीरियसली, ओ माय गॉड, मुझे लग ही रहा था यार, ऐसा क्यों? आओ जी। अच्छा, आने वाले डेज में ना मैं जो भी अटेम्प्ट आता जाएगा, जो बच्चा मेरी इस क्लास को जून 22 वाला देख रहा है, दिसंबर 22 वाला देख रहा है, एग्जाम्स जैसे ही नियर बाई आएंगे, मैं आप लोगों के लिए ना एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, और हम उसके लिए
मैं बोल सकता हूं अपना पूरी जान लगा देंगे सर उस पेपर को अपना बेस्ट पेपर बनाने के लिए। तो 1 महीना पहले से 20-25 दिन पहले से सर हम लग जाएंगे उस ग्रुप को लेके, ठीक है। तो दिसंबर 22 वाला बच्चे के लिए भी वो ग्रुप बनेगा, जून 22 के लिए दिसंबर 22 वाले हर बच्चे के लिए ग्रुप बनेगा, ठीक है, जब आपका अटेम्प्ट आएगा। इधर ध्यान दो बच्चों, एक सेकेंड यार, एक बच्चा चलो चलो जी चलो, देखो क्राइम इज अ सोशल फिनोमिना, बता चुका हूं। एक सोशली इवेंट है, फिनोमिना मतलब एक लाइक इवेंट, एक सोशल इवेंट है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। इट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन सोसाइटी, सही बात है सर। इसके ऊपर भी ना एक चीज आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा, फंडामेंटल एलिमेंट्स आएंगे एक, बहुत ध्यान से। अभी एग्जांपल में समझा देता हूं, ऑल्दो हम यहां पढ़ेंगे फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, उसी का सर सबसे पहला पढ़ेंगे। इसमें ना सबसे पहला होगा एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, मुझे लगता है आप समझ जाओगे, यहां अपने नोट्स में भी लिख देते हैं। एक मिनट, इंडिविजुअल ने किया सर वो एक्ट, इधर ध्यान दो सारा बच्चा। सर इसमें ना फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सर। उसके अंदर एक चीज आप देखोगे, ह्यूमन बीइंग। एक एग्जांपल देता हूं सर, यहां नहीं अपने नोट्स में ही देंगे एग्जांपल। जैसे कि 2 बातों में से मुझे आंसर बताना किसके ऊपर आईपीसी लगेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2। सर केस नंबर 1 क्या बोलता है, अ पर्सन, एक ही पर्सन है, इसके पास एक डॉग है, और ये डॉग किसी को काट काट के इस इंसान को किल मार देता है सर, बाइट कर करके किल। फर्स्ट वन सर, किसने मारा है, इस इंसान का ये पालतू जानवर है, इसकी डेथ कर दी, तो मर्डर एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, पढ़ा लिखा डॉग है, बट इसको नहीं पता, ये कोइंसिडेंटली ये बाहर से जा रहा था ये बच्चा, और ये इसको छेड़ रहा था, ये इसको चिढ़ा रहा था सर। इसको गुस्सा आ गया भाई, चिढ़ बैठा था डॉग, और उसने काट दिया। ऑल्दो इसने बोला नहीं था इसको काटने के लिए, इसने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, ये बात ध्यान रखना, इंटेंशन नहीं है इसकी, तो मैं इसी को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं। सर केस नंबर 2,
सर किसके अगेंस्ट गलत हुआ है? इंडिविजुअल। बट किसने किया है? डॉग ने। सर ये कोई पर्सन है, नालायक है, ये बहुत गंदा आदमी है सर, भद्र नेचर का इंसान है और फिल्थी माइंड है। सर ये गोट है, मटन नहीं खाना नालायक। मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया, मटन मटन। जो बच्चा नॉनवेज खाता है, देखो मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूं बट आप लोगों के लिए, बट जो खाता है चलो आपके मतलब आप उस चीज को अगर पॉजिटिव सही मानते हो। इसने गोट का रेप, सर सच्ची घटना है ये, इंडिया में अभी थोड़े दिन पहले 1-2 साल पहले हुआ था। एक पर्सन ने एक बकरी का, एक गोट का रेप कर दिया। क्या आप आईपीसी के अंदर आओगे? क्या आप आईपीसी के अंदर आओगे? यस गाइस, कम ऑन फास्ट। क्या इस डॉग को फांसी की सजा, क्या इस डॉग को जेल में डाला जाएगा? और क्या इस पर्सन ने जिसके अगेंस्ट किया है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या इसके ऊपर रेप के चार्जेस या जो भी इंडियन पिनल कोड में दोषी करार दिया जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज यस। ओ माय गॉड सर, जिसने एक्ट किया है, एक्ट मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। अ का मतलब मतलब एक से ज्यादा लोगों ने, लेकिन सर ये तो किसी और ने किया है। समझ में आ गई बात? तो ये समझाना चाह रहा हूं सर। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, देयर इज अ फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड विच इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ह्यूमन बीइंग। 4 एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स में पहला ह्यूमन बीइंग। समझ में आ गई? चलो जी, चलो जी। इट अराइजेस फर्स्ट व्हेन अ स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड पीपल। कब होगा सर? पहले एक स्टेट ऑर्गेनाइज की जाएगी। किनको ऑर्गेनाइज करेगी स्टेट? इंसानों को। सर इस कैटेगरीज में सर इस इंसान ने किया और लोगों के लिए रूल्स बनाएगी। एंड ब्रेकिंग ऑफ विच इज एन एक्ट कॉल्ड क्राइम। और जो भी उन रूल्स को ब्रेक करेगा उसको क्राइम मान लेंगे। सबको पता है सर, बताया था। लो रेगुलेट द सोशल इंटरेस्ट, ये काट दो, फालतू फंड की बातें काट देना, ठीक है। जो है ये मैंने आपको वैसे लिखवा दिया है, बट मॉड्यूल में हाईलाइट कर लो और अपने नोट्स में मेंशन कर लो। देखो सारी चीज मैं मॉड्यूल में नहीं, अपनी बुक्स में नहीं डाल सकता हूं। अगर उसमें डालूंगा ना तो फिर आपके लिए मॉड्यूल और मेरी बुक में डिफरेंस ही क्या रहेगा? आपको तो रिवीजन के लिए करना है ना, और एग्जाम के लिए मुझे नहीं पर्सनली लगता कि सारी चीजें ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा, बट फिर भी पता होना चाहिए। द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड ओ माय गॉड सर, ये तो आपने लिखवा दिया था। ये एक्ट कहां लगेगा? पर्सन की सिक्योरिटी पर, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे। बता देना सेक्शन 403, 404, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। विच इज एसेंशियल फंक्शन फॉर स्टेट इज अचीव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। अचीव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ। एक सेकेंड which is essential function for state is achieved through the instrumentality of criminal law। ठीक है ना? पर मेन चीज क्या अचीव करनी है स्टेट को? सर गवर्नमेंट को क्या अचीव करना है? सर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। सर पर्सन की या प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी को देखना, जो कि मेन एसेंशियल फंक्शन इस लॉ का, क्रिमिनल लॉज का। क्राइम इज बीइंग ए रिलेटिव कंसेप्शन इन डिफाइंड बाय स्टेट एज ए क्राइम, द कांसेप्ट ऑफ क्राइम। अच्छा यहां देख लो, क्राइम इज बीइंग ए रिलेटिव कंसेप्शन। सही बात है, एक रिलेटिव है सर, कोई एक्ट से रिलेटेड है। इज एन एक्ट डिफाइंड बाय स्टेट एज अ क्राइम, जिसको सर स्टेट ने बता रखा है क्राइम है। तो सर ये बात समझ में आई जो मैंने आपको बताया था, क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। सर जो स्टेट ने बता रखा है कि यस ये क्राइम है, तभी वो क्राइम है। और अगर वो जब तक क्राइम नहीं है, तक डिफाइन नहीं है, और बाद में बन जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको जुवेनाइल वाला एग्जांपल दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने आपको बताया ना सर, पहले क्राइम नहीं था, अब क्राइम बन गया। एंड एज पर द सोसाइटी भी सर उसको क्राइम मान लेंगे और नहीं मान लेंगे, ठीक है ना। चलो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्राइम देयर इज अ नो फिक्स्ड रूल। कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, मॉड्यूल में नहीं, ये आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे। मैं मॉड्यूल से आपको पढ़ा रहा हूं, जो लाइन कटवानी है वो कटवा भी रहा हूं, तो पढ़ लो सारा। वैसे मैंने आपको लिखवा दिया, समझा दिया, बस रीड करवा रहा हूं।
द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल ऑफेंस सब बच्चों को पता है एंड अ सिविल रॉन्ग सबको पता है जी, इज व्हाट इज दैट व्हाइल द फॉर्मर इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। सर बता चुका हूं मैं तो आपको, बिकॉज देयर इज अ ग्रेव नेचर, बता चुका हूं। ए सिविल रॉन्ग इज रॉन्ग अगेंस्ट टू एन इंडिविजुअल। इट इज बिलीव्ड दैट सीरियस क्राइम थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डरली सोसाइटी। सही बात है सर, डर पैदा करते हैं, थ्रेटन मतलब फियर, वही डर पैदा करने हैं सोसाइटी के बीच में। एक जो सोसाइटी चल रही है सर उसके अंदर डर पैदा करते हैं। एंड therefore if such a crime is committed it is committed against the whole society। सर एग्जांपल लिख लो, मैंने आपको जो दिया था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, अब रेड्डी में डबल डी आएगा, क्या आएगा वो, जिसका रेप एंड बर्न अलाइव, ब्रूटल रेप, जिंदा जला दिया 4 लोगों ने। सर और क्या, वो नोट्स वाला एग्जांपल दिया था सर, नोट्स आपको देने के लिए क्लास में आया और आपने उसको पीट दिया, तो सबके बीच में डर पैदा करना, ना कि सिर्फ उस पर्सन के लिए डर पैदा करना, मेरे भी, कि सर आप क्लास में लेट आओगे तो आपका नंबर आ गया। और सर एक और एग्जांपल दिया था आपको, सीरिया में वो बच्चे को कैमरे लेके गए और उसको लगा सर मुझे मारने आए हैं। समझ में आ रही बात? ओ माय गॉड, चलो जी इतना समझ में आ रहा है। तो रोम अगेंस्ट सोसाइटी, ये काट दो, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये काट दो। ये देखो मैंने आपको बताया था, ऑल्दो आईपीसी क्राइम के डेफिनेशन नहीं देता, वो ऑफेंस की डेफिनेशन देता है अंडर सेक्शन 40। और आईपीसी कहां क्या बताता है, ऑफेंस बताएगा और उसकी पनिशमेंट। द बेस ऑफ द क्राइम एंड द प्यूनिटी प्रोविजन हैज बीन लेड डाउन इन द इंडियन पिनल कोड। सर क्या क्राइम है, यानी ऑफेंस क्या होगा और क्या उसका प्यूनिटी प्रोविजन होंगे, पनिशमेंट होगी, आईपीसी बताता है। इन दिस कोड द डेफिनेशन ऑफ क्राइम हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड और डिफाइंड। सर ना ही तो कोशिश की और ना ही बताई गई है, बट अकॉर्डिंग टू it's section 40 of the word offense denotes a thing made punishable by the code, but offense की बताता है सर वो, तो मैं सारा आपको वैसे बता चुका हूं पहले। सर समझ में आ रही है बात, हर बच्चे को आ रही है? चलो सर फिर मैंने आप लोगों को ना अपनी बुक की तरफ लेके चलता हूं मैं। सर फिर मैंने आप लोगों को ये पहले एक बार यहां आ जाओ, वैसे मैं अपनी बुक में भी लेके चलूंगा। द इंडियन पिनल कोड इज ए सब्सटेंटिव लॉ, बता चुका हूं सर। It defines act which constitute an offense and lay down punishment for the same, बता चुका हूं सर। It lay down certain principles of criminal, सही बात है सर, बता चुका क्या क्या क्रिमिनल लॉ होंगे, फंडामेंटल एलिमेंट प्रिंसिपल्स। द प्रोसीजरल लॉ थ्रू विच द आईपीसी इज इंप्लीमेंटेड, बताया था मैंने आपको, किन से इंप्लीमेंट किया जाएगा आईपीसी, क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी। आईपीसी कंसिस्ट ऑफ 23 चैप्टर एंड मोर देन 5 डेवलपमेंट सेक्शंस। इट हैज 2 पार्ट, ये आपके काम का नहीं है सर। फर्स्ट वन इज जनरल एंड प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक ऑफेंसेस, कुछ स्पेसिफिकली बताया गया है और कुछ जनरल बताए गए हैं, करेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर हम लोग करेंगे सर। सारा बेयर एक्ट से भी ना मैच करवाते हुए चलेंगे सर, कि सर ये सेक्शंस इस सीक्वेंस में हमने पढ़े जैसे सीपीसी में देखा था। समझ में आ रही बात? सर ये सारा ना अब हमारा है हमारे नोट्स के अंदर भी, इधर ध्यान देंगे सारा बच्चा। सर ये सेम चार्ट जो मैंने आपको सीपीसी में भी दिखाया था, तो ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, यहां आपको बता दिया था सर। ये भी मैं अगली एडिशन में इसको कट कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां मैंने दोबारा डाल दिया था ये सारा। देखो, द इंडियन पिनल कोड इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ओ माय गॉड सर, बताया था ना आजादी से पहले वाला, ब्रिटिशर्स वाला, विच वॉज रिटेन एज अ मेन पिनल लॉ। फिर भी हमने उसको सर रिटेन किया एज अ मेन पिनल लॉ, बताया था आपको। कंट्री इवन आफ्टर द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, उसके बाद भी सर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर इंडियन पिनल कोड वाज पास्ड इन द ईयर 1860, बट सर वो इफेक्ट में कब से आया था? जनवरी 1862। सर ये ऐसा क्यों होता है? वैसे तो मैंने आपको बता रखा है सर, ऑलमोस्ट 2 साल का गैप, 2 इयर्स के गैप के बाद। एक नॉलेज की बात बताऊं, अगर आप लोग बोलते हो तो, मतलब अगर आप लोग मुझे परमिट करोगे, परमिशन दोगे, तो एक नॉलेज की बात बताऊं आप लोगों को, पक्का पक्का बताऊं? आ जाओ सर। देखो एक कमेटी बनती है, देखो सोसाइटी में किसी चीज की दिक्कत आई, नीड अराइज हुई, सर देयर इज अ लॉ, एक लॉ होना। ऑल्दो श्वेता मैम ने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत कुछ बताया होगा, बट एक नीड अराइज हुई सर, नीड टू फॉर्म एक्ट, कोड, व्हाटएवर। सर आपको लॉ बनाने की जरूरत है किसी पर्टिकुलर मैटर में, कमेटी बनाई जाएगी। सर कमेटी क्या करेगी? देखेगी सर कस्टम्स चल रहे हैं कि उस चीज के सेम, कोई ऑब्जर्वेंस चल रही है सेम, बोलते हैं ट्रेडिशंस, कस्टम, तो यूसेज क्या चलता आ रहा है, उन चीजों की कमेटी फॉर्म की जाएगी। अब वो कमेटी सर इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगी। आफ्टर ऑब्जर्विंग
सर वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करके देगी गवर्नमेंट को। किसको देगी सर? मेनली सर सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के हो। हम अपने सिलेबस में मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके एक ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी। मैंने वर्ड यूज किया है ड्राफ्ट। सर अब ये फाइनल नहीं है, इसके अंदर चेंजेस होता जाएगा। ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी। बात आ रही है समझ में? पक्का? सर अब क्या होगा सर, इस ड्राफ्ट बिल को रखा जाएगा किसके सामने? बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। रख दिया जी। सर जैसे लोअर हाउस, अपर हाउस, वट एवर, बट हम क्या करेंगे सर? हम क्या लिखेंगे? लोकसभा। क्या कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनके एक एक नाम और बताया था, लोअर हाउस, अपर हाउस, और मैंने एक एक नाम और बताया था। हाउस ऑफ पीपल, और सर इसमें मैंने क्या नाम बताया था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इनके सामने रखा जाएगा, बोथ द हाउसेस के सामने, पुट, उनके सामने रखा जाएगा, प्लेस बोथ द हाउसेस। सर ये जब अपनी कंसेंट दे देंगे, बोथ जब अपनी कंसेंट दे देंगे, यानी अप्रूवल दे देंगे, अप्रूवल रखा जाएगा, पुट और अप्रूवल। जब भी ये सेशन में आएंगे अपनी अपनी अप्रूवल दे देंगे। अगर दी तो, अगर ये दोनों के दोनों अप्रूवल दे देते हैं तो देन उसके बाद इसको कहां रखा जाएगा सर? प्रेसिडेंट के सामने। देन प्रेसिडेंट सर इस पे अपनी क्या देता है? कंसेंट। एक बात का आंसर देना आप लोग। देखो अभी आप लोग लाइव नहीं हो मेरे सामने, बट सर एक बात मुझे कोई बच्चा बताएगा सर, क्या अगर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया, अगर किसी भी ड्राफ्ट बिल के ऊपर ना हो, द ड्राफ्ट बिल इज बिल। ड्राफ्ट बिल में सर ड्राफ्ट वर्ड कट जाएगा, अब ये बिल बन जाएगा। बिल बना है सर, अभी एक्ट नहीं बना है, बहुत ध्यान से देखना, बिल बना है, एक्ट नहीं बना है। जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर देगा सर? प्रेसिडेंट कंसेंट देगा, जब वो एनेक्टमेंट बनेगा, जब वो एक्ट बनेगा। सर ये बिल बन गया, ड्राफ्ट को अप्रूवल मिलने के बाद बिल बन गया। सर पार्लियामेंट में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, तो इस ड्राफ्ट बिल के अंदर कुछ चीजें कटेंगी, कुछ चीजें एडिशन होंगी। उसके बाद आफ्टर ड्राफ्ट बिल, क्या मैं बोल दूं? ड्राफ्ट बिल प्लस सर्टेन अमेंडमेंट, सर्टेन इंसर्शन डिलीशन, सर्टेन अमेंडमेंट इज इक्वल टू फाइनल बिल। अब सर प्रेसिडेंट के सामने रखा गया। मेरा क्वेश्चन अभी तक नहीं समझो आप लोग, प्लीज गाइस कम ऑन कम ऑन, एक मिनट। अगर इधर उधर माइंड है तो यहां लेके आओ, शांति। सर वेदर प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसेंट या रिजेक्ट बिल, फाइनल बिल। ओ माय गॉड सर, मैक्सिमम लो टीचर, जो भी नए नए बच्चे बनके टीचर्स आ जाते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आंसर नहीं दे पाएंगे। गारंटी आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर इज नो। तो फिर आप बोलोगे सर फिर प्रेसिडेंट का रोल क्या है? जस्ट जब हमने पास कर ही दिया तो उसकी कंसेंट से क्या मतलब है? सर आंसर इज नो। किसने बताया आंसर? आर्टिकल 111। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 11 कैन नॉट रिफ्यूज, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज रिजेक्ट द फाइनल बिल। बट सर या तो ये कंसेंट देगा, या तो ये कंसेंट देगा, इधर कंसेंट और दूसरा क्या पावर है? लेकिन सर एक पावर दी गई है 111 सेक्शन में, इसको या तो कंसेंट देगा या फिर इस बिल को क्या करेगा? बहुत ध्यान से देखना, विद होल्ड। अब वो कितने दिन के लिए विद होल्ड कर सकता है? जब तक पूरी सोसाइटी को इसके बारे में पता ना चले, जब तक पूरी सोसाइटी को इस चीज का ज्ञान ना हो, जब तक विद होल्ड इनफाइनाइट पीरियड, जब तक प्रेसिडेंट चाहे इसको विद होल्ड
मतलब सर कंसेंट दूंगा बट एक बार दोबारा से रिकंसिडर कर लो, इसको दोबारा से देख लो, आप लोगों को बोल सकता है, समाज को बोल सकता है, देख लो। तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए इसको विद होल्ड कर सकता है। सर कहां लिखा है? 111 आर्टिकल में, आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर रिजेक्शन की पावर, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, ये पावर नहीं दी गई। तो 111 आर्टिकल बोलता है तो कंसेंट करेगा या विद होल्ड कर सकता है, ये पावर दी आपको। सर विद होल्ड ही तो किया था आईपीसी को, 2 साल तक उस टाइम गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, विद होल्ड किया था। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? बहुत सारे चेंजेस प्रेसिडेंट ने करवाए आपको रिकंसिडर करवा के। सर विद होल्ड करना, यही एक वजह है सर। ये आईपीसी बन तो 1860 में गया था, बट सर अप्रूवल इसको 1862, मतलब सर 1862। एक बात और मैं बता दूं, अब प्रेसिडेंट के सामने आया, प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देगा, 2 बातें होंगी अब। सर प्रेसिडेंट कंसेंट देगा एंड देन सर इसको ऑफिशियल गैजेट, सब बच्चे ने एक वर्ड सुना है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर देगा। ओ माय गॉड, बच्चा बोल रहा है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल गैजेट? भारत का राजपत्र। हर एक बेयर एक्ट के ऊपर देखो साइन सिंबल बना होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि क्या प्रियम्बल है और क्या डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। सर नोटिफिकेशन डाल दी, कब से सर ये बिल इज इक्वल टू एनेक्टमेंट, यानी कब ये बिल एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्लस सर डेट ऑफ कमेंसमेंट, सर कब से ये डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से ये एक्ट एनेक्ट तो हो गया, कमेंसमेंट कब से, एप्लीकेबिलिटी कब से सर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कमेंस कहां एप्लीकेबल होगा वो बातें अलग है। कमेंसमेंट कब से सर ये पिक्चर में आएगा, कब से सर ये एनेक्टमेंट और कमेंसमेंट कब से सर ये स्टार्ट होगा। लाइक सर अप्रूवल तो इसको पहले मिल गई थी, बट सर एनेक्टमेंट कब से आया था? 1862। तो बात समझ गए, प्रेसिडेंट कंसेंट देगा और उसके अंदर बताएगा सर आज के दिन से ये एक्ट क्या। अच्छा जनरली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन ऑफ गैजेट के अंदर डालेगा, ऑफिशियल गैजेट के अंदर, उस डेट से वो एक्ट हमारा पिक्चर में आएगा, एनेक्टमेंट उसी दिन से वो एक्ट बनेगा और वो डेट डालेगा सर इस दिन से वो पिक्चर में आएगा, उस दिन से कमेंसमेंट होगी। बट अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऐसी डेट नहीं डाली तो जिस दिन उसने पास किया है उसी दिन रात को 12 बजे के बाद से वो एक्ट बन जाएगा और एप्लीकेबल भी कमेंसमेंट में भी आ जाएगा। बट अगर अलग से कोई डेट डाली गई है तो उस दिन से आएगा। समझ में आ रही है? जैसे जनरल क्लोज एक्ट में 120 दिन, आरटीआई एक्ट 120 दिन का टाइम दिया था। बात समझ में आ गई? पक्का सर जो डेट डाली जाएगी उस दिन से वो इफेक्ट में आएगा। ठीक है, चलो तो ये होता है। सर एक बात और बता दूं, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये लोकसभा राज्यसभा के सामने एक टीचर बार बार बोलते हैं बोथ हाउसेज के सामने बिल रखने हैं, सर क्या हर बिल दोनों हाउसेज के? इन जनरल आंसर इज यस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। जब राज्यसभा के सामने मत रखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सामने मत रखो सर। दिस इज आर्टिकल नंबर 10, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 109 एंड 117। सर ऐसा क्यों? सर 109 डील्स विद मनी बिल। सर जो ऐसे बिल विच डील्स विद मनी बिल, जो मनी बिल होते हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा सर क्या होते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल। सर ऐसे बिल को राज्यसभा के सामने रखने की जरूरत नहीं है, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये बस लोकसभा अप्रूवल दे दे काम चल जाएगा। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल सर इनको राज्यसभा के सामने मत रखो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सामने मत रखो, सिर्फ हाउस ऑफ पीपल के सामने रख दो, लोकसभा के सामने काम चल जाएगा। 109 107 में पावर दी गई है, मनी बिल मत रखो। सर ये सारी बातें आप बोल रहे हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा सर जो आप बोल रहे हो, क्या ये सही? ऑल्दो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोगों को पीडीएफ दी थी, क्यों ना गूगल पे चेक कर ले यार, इतनी देर में वो पीडीएफ ढूंढूंगा। गूगल पे 3 ही तो आर्टिकल है जो मेरे को पता है, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता ही रहा हूं। भारत का राजपत्र पता है ना सर, एक शेर से की फोटो होती है,
डाउनलोड ही कर लिया, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। जी, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सामने रखने की जरूरत नहीं है। पार्ट बाय द हाउस ऑफ पीपल इट शैल बी ट्रांसमिट, दे देते काउंसिल के पास, बट उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सर इसी तरीके से 117 सेक्शन के अंदर फाइनेंस बिल या अमेंडमेंट लेके आना, सर कोई जरूरत नहीं है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सामने रखने की। शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओ माय गॉड सर, जो भी आपने सेक्शन आर्टिकल 111 बोला था कि पावर प्रेसिडेंट की रिफ्यूज करने की नहीं है, वो कहां लिखा है देखो ना। एसेंट टू बिल, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय हाउसेस यानी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड to the president and the president shall declare either he assent the bill or refusal reject नहीं withhold assent therefrom। सर मैं अभी consent दूंगा पर बाद में। Provide that president may as soon as possible after the presentation to him of a bill for assent return the bill if it is not a money bill to the houses with a message। money bill को नहीं रिटर्न करेगा, with a message requesting that they will reconsider the bill। मैंने बोला था ना reconsider के लिए भेज सकता है withhold के बाद any specified provision thereof and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment। या अगर उसको लगता है सर कोई पर्टिकुलर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर बोल देगा सर इस चीज को दोबारा से एक बार रिकंसीडर कर लो, he may recommend in his message and when a bill is so returned the houses shall reconsider the bill accordingly and if the bill is passed again by the houses, दोबारा से पास करना पड़ेगा with or without amendment and presented to the president for assent, the president shall not withhold assent therefrom। उसके बाद वो विदहोल्ड नहीं करेगा, तो उसके बाद तो सर उसको अप्रूवल करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट अगर रिटर्न करेगा, रिटर्न के बाद पार्टी उसको मतलब हाउसेस उसको कंसीडर करेंगे, रिकंसीडर, उसके बाद जब वो पास करके अगर दे देंगे तो प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकता, उसके बाद तो उसको असेंट देनी पड़ेगी। तो समझ गए सर, रिफ्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है जी, जो बोल रहा हूं सर मेरे पास उसके सबूत हैं, गलत नहीं है, वेरीफाइड सोर्स से। मैंने आपको बताया सर इस तरीके से 2 साल लग गए थे इसको एनेक्ट होने में और पास भी हो गया, बट सर उसकी नोटिफिकेशन जो डेट डाली ना एनेक्ट कब से सर ये इफेक्ट में आएगा, वो 2 साल बाद डाली गई। ठीक है जी, एंड इट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। सर पहले यहां पे आप देखो ना मॉड्यूल में भी यहां पे लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्यों? क्योंकि सर इसको स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 370 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड एज ए सेपरेट पिनल कोड थ्रू सब्सटेंशियली। सर आर्टिकल 370 के अंदर पावर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस, जो कि अब डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, वो सबको पता है। मैं आर्टिकल अब लेके जाऊं आपको दिखाऊं तो कोई सेंस नहीं बन रही है यार। पढ़ाने पढ़ूने की तो खैर कोई सेंस है नहीं उसकी, बट दिखा देता हूं। टेम्परेरी अभी भी ना पूरा डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान रखने बात। 370 सब आर्टिकल 2 ही डिलीट हुआ है, 370 क्लोज 2 डिलीट हुआ है मेनली। ये ना अब चेंज हो गया, मतलब डिलीट क्या चेंज हो गया उसकी लैंग्वेज। पहले ये लैंग्वेज होती थी सर, ये जो नीचे लिखा गया है स्पेशल स्टेटस दिया गया था सर जम्मू एंड कश्मीर को। मॉडिफिकेशन दैट एक्सप्लेनेशन सर मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल होगा। जो भी जम्मू एंड कश्मीर जो भी लॉ चाहेगी वो उन पे लगेगा, और जो लॉ चाहेगी कि हमारे पे ना लगे तो नहीं लगेगा, और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ चाहेगी तो वो लगेगा।
ठीक है ना। तो स्पेशल स्टेटस था सर, क्लोज 3 था, सॉरी यार 2 नहीं था 3 था, ठीक है, वो अब डिलीट हो गया सर। 6 अगस्त 2019 वाले दिन डिलीट हुआ था। अरे पूरी मिलिट्री डाल दी थी जम्मू एंड कश्मीर में। उम्मीद है जी all provision of this constitution as amended from time to time without any modification or exception shall apply to the state of Jammu and Kashmir notwithstanding anything contrary contained in article। वो बात की बात है सर, ठीक है जी। चलो सर, मुझे ना थोड़ा सा और पढ़ाना है आपको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि 1.5 घंटे ज्यादा ही क्लास में नहीं चाह रहा हूं इस चैप्टर की लेना। ऑल दो इंटरेस्टिंग है, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं, आईपीसी इज सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम, ये बता चुका हूं सर, आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग है। समझ में आई आज की क्लास? सर इंडिविजुअल पे लगेगा, इंडिविजुअल जो क्राइम करेंगे उन पे लगेगा। सर ये क्या होगा? सब्सटेंटिव लॉ है, सिर्फ ऑफेंस बताएगा, पनिशमेंट बताएगा। डन ना? डन पक्का। बहुत कुछ बताया सर इस लेक्चर के अंदर, बट एक इंट्रोडक्शन। सर नेक्स्ट क्लास में ना, ज्यादा लंबी नहीं लेके जा रहे हैं इस क्लास को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जुरिडिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, चांसेस हैं एग्जाम में आने के जुरिडिक्शन। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सर हम जुरिडिक्शन करेंगे। उम्मीद है सर 1 घंटे की क्लास चलेगी जुरिडिक्शन की, उम्मीद है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। 1 घंटे तक सर मॉड्यूल और हम अपना कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद सर नेक्स्ट क्लास मतलब 3rd क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ इसमें सर ये, और कोशिश करूंगा कि एक क्लास इस पे लगा ही दूं यार, अच्छा है टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। फिर सर एक में हम चलेंगे स्टेजेस पे, 4th क्लास में मैं इसको पकड़ूंगा, 4th क्लासेस पे चलेंगे ये, और बर्डन ऑफ प्रूफ ये 4th क्लास तक रहेगा सर हमारा। फिर सर 5th क्लास मैं आपको आगे का बता रहा हूं, 5th क्लास जो मेरी रहेगी जी, पनिशमेंट 4 टाइप्स की 5 टाइप्स की पनिशमेंट है, दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट, फॉरफीचर, फाइन। उस क्लास में सर हम, एक क्लास में सर हम कोशिश करेंगे मेरी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाए, कोशिश नहीं कर ही देंगे, नहीं छोटा सा होगा यार, उस क्लास में कोशिश रहेगी ये भी कंप्लीट कर दूं 120 A B D जी। फिर सर 6th क्लास में मैं आपका करूंगा ये 6th या 7th जो भी क्लास होगी, या 7th डिपेंड करता है उस क्लास पे। फिर मैं आपका करूंगा सर ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी 40340। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, सो मेनी इलस्ट्रेशंस ओवर देयर। देन सर 7th या 8th जो भी आपकी क्लास होंगी वो सर आगे की क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लास मैं ऑलरेडी फाइनल के पेपर में रिकॉर्ड कर चुका हूं सर, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, और वो मैंने यही माइंड में रखा किया था कि आईपीसी में मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये आगे आपका 2-3 क्लास में मैंने आपका ये एक टॉपिक मैंने आपका प्लग किया है, ठीक है ना। बस लास्ट का टॉपिक रह जाएगा फिर मेरा डिफॉर्मेशन। सो 1 या 2 क्लास सर हम डिफॉर्मेशन पे, 1 क्लास ही लगाएंगे डिफॉर्मेशन पे, 2 तो नहीं लगाएंगे। ये सारा मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखा है, ये क्लास, ये डिफॉर्मेशन। कोशिश करूंगा सर ये एक लंबी क्लास 2 घंटे की लेके, और ये सारी जितना है ना अंदर का है, तो ये एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शन जो आएंगे बाद में, ये सारा हम इसमें कवर कर लें, ये वाला। या अगर नहीं हो पाया तो सर लास्ट क्लास फिर इसकी, अगर नहीं हो पाया तो छोटी सी क्लास, एक 35-40 मिनट की क्लास जनरल एक्सेप्शंस की, या 1 घंटे की क्लास हम लोग ले लेंगे, अलग से लूंगा इसकी क्लास, ठीक है। डन, चलो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्लीज मेक श्योर जो बच्चा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेगा वो पहले वाले को आईपीसी को रिवाइज करके बैठेगा। सर बहुत बेसिक चीजें इसमें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत बेसिक चीजें बता दी हैं। अगर आप वो नहीं करोगे, दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, और लेवल धीरे धीरे अप जाएगा आईपीसी में। सीआरपीसी इज नॉट इतना टेक्निकल नहीं होगा, ठीक है ना, इतना टेक्निकल नहीं होगा। अगर आप लोग मुझे परमिट दोगे, परमिशन दोगे, तो मैं सीआरपीसी में कुछ पोर्शन फाइनल का आप लोगों को दूंगा, जिससे आपको ना एक बढ़िया वाली नॉलेज हो जाए। पूरी एक जो क्यूरियोसिटी होगी ना आपके दिल में कि सर ये क्या होता है, कोई पूछ ले तो आपको अभी से बेस, बट आप लोगों को मुझे कंसेंट देनी है। सर क्या आप सीआरपीसी की वो 2 क्लासेस यानी 4 घंटे ही बस मेरे को दे दो, 3.5-4 घंटे मेरे को फाइनल की क्लासेस आपको मैं दे दूं, जिससे आपको पूरा एक वे पता लग जाए कि समन केस का मतलब, वारंट केस का मतलब क्या है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चा बाद तक ये क्लासेस देखता होगा, तो कुछ बच्चा रेगुलरली देख रहा है, तो हो सकता है 3-4 दिन में मुझे कंसेंट मिल जाए, तब तक मैं सीआरपीसी पे पहुंचूं और मैं पहले आपको वो क्लासेस दे दूं, ठीक है ना। लाइक सीपीसी मैंने आपको जो क्लासेस दी थी, बेसिक बेस जो बन गया था आपका, ऐसे सीआरपीसी में, एंड यू पीपल आई लव्ड इट
सीरियसली मजा आ जाएगा आप लोगों को। जो सोसाइटी में चलता है ना वो सब कुछ उन क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, देखते हैं, मतलब मैं भी एक बार देखूंगा कि वो आप लोगों को देना चाहिए या नहीं, और आप लोग एक बार मुझे बताना। ठीक है, उम्मीद है सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास सर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जुडिक्शन वाली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।